Hey guys! Welcome to today's largest and the most impactful level tutoring platform that is Physics वाला। तो मेरे सारे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप अपने प्यारे प्यारे सुनील भैया को यहां पर देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो एक बार चैट बॉक्स में फटाफट से लिख देंगे क्या? एक बार चैट बॉक्स में फटाफट से लिख देंगे भारत माता की जय। तो मेरे सारे प्यारे भाई बहन एक बार फटाफट से भारत माता की जय लिख देंगे इनटू द चैट बॉक्स। प्लीज राइट भारत माता की जय इनटू द चैट बॉक्स। जल्दी से एक बार लिख देंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हालचाल है दोस्तों? बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, काफी अच्छा लग रहा है उड़ानियन से फिर से मिलकर। ठीक है, तो लास्ट वीक जैसा मैंने आपको बताया कि मैं घर गया था, राजस्थान गया था जन्माष्टमी मनाने के लिए, इस वजह से क्लासेस नहीं हुई। बट क्योंकि हम कोर्स में बहुत आगे चल रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से हम आगे चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात यहां पर है नहीं। क्या बात है, क्या बात है। प्रवीण, नीरज, शगुन, सिमाइला, अरे वाह, नाम ही सिमाइला, क्या बात है। अनुष्का, अभिनव, क्या हालचाल है। भव्या, रजत, गौरी, दिल से दिल से दिल से दिल से स्वागत है आप सभी दोस्तों का, सभी प्यारे भाई बहनों का, सबसे बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है फिजिक्स वाला। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सुनील भैया। तो सुनील भाई, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करेंगे ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटलर्जी का पार्ट 1। बहुत बढ़िया तरीके से प्यार से पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। एकदम होता है ना, रिलेशनशिप की कहानी से मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, आप कहेंगे भैया मजा आ गया। ठीक है, तो बस इसको एंजॉय करते करते पढ़ना है, पढ़ाई को एंजॉय करते करते करना है। इस पढ़ाई का लोड नहीं लेना, इस पढ़ाई की टेंशन नहीं लेनी, नंबरों की चिंता नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि वो आपका इंटेंट नहीं है एजुकेशन का। ठीक है, पढ़ाई करनी है अपने दिमाग को खोलने के लिए। ठीक है जी सुनील भाई, चालू कीजिए। तो चालू करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अभी तो बंद नहीं हुआ है, तो ज्वाइन आप कर सकते हैं। ठीक है सुनील भैया, ऑल राइट। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, हाउ डू मेटल्स ऑकर इन नेचर, यानी प्रकृति के अंदर हमारे जो धातु है वो कैसे होते हैं। पहले हम उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे, याद नहीं करेंगे, एनालाइज करेंगे। हम अपने आसपास में चीजों को देखेंगे और उसके थ्रू चीज को एनालिसिस को हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे। ये और वो नहीं है, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा वाला और नहीं है, वो है तेरी तरफ, ये और अलग है। ठीक है जी भाई साहब, मजा आ रही हो? ठीक है चलो, एंड देन स्टेप्स टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम ओर, पार्ट नंबर 1। ठीक है ना, इसका पार्ट 1 हम बात करेंगे। चलो बहुत बढ़िया। अरे हाँ 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 हाँ, गंगू इधर ही आया, गंगू गंगू इधर ही आती, इसी में आता है गंगू वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बबुआ रोस्ट? अरे नहीं यार, वो नहीं करते, वो बड़े भाई, मतलब मैं उनका बड़ा भाई हूं, मेरे छोटे भाई हैं, वो नहीं करते अब इन सारे ज्ञान। वो तो अच्छी बातें ही करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट। तो चलिए जल्दी से फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहां पर कैन यू डिकोड द बिलो पजल, क्या आप इस बिलो पजल को डिकोड कर पाएंगे? जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में जाइए। एक तो मेरे को चैट क्यों नहीं दिख रही मेरे भाई, फोन से देखना पड़ेगा क्या? जल्दी जल्दी फटाफट से आप मेरे को इस चीज के बारे में बताइए, जल्दी से फटाफट से बताइए, जल्दी से फटाफट से बताइए, जल्दी से फटाफट से बताइए, ये पजल क्या होगा? कैन यू डिकोड द बिलो पजल, जल्दी से चलो जल्दी। ओ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है सही है सही है सही है। नाउ द चैट इज विजिबल प्रॉपरली। हाँ, नहीं तो पहले बीच में हैंग हो गई थी, नहीं अब सही है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये एट द रेट से क्या आया? ये क्या, एक तरीके से ये है एट, और ये क्या है, मैंने आपको बताया था ये पहले, टॉम। तो ये क्या हो जाएगा? एट टॉम। तो ये हो जाएगा एटम। क्या बात है, बहुत समझदार है हमारे उड़ानियंस यार, मजा आ जाता है, बहुत बढ़िया। यही चीजें मैं चाहता हूं कि आपकी सोचने की शक्ति बढ़े। अब ये सोचने की शक्ति बढ़ाने के लिए है। जब आप सोचेंगे, अपने दिमाग को यूज करेंगे, अपने दिमाग के अंदर अवेलेबल इंफॉर्मेशन को देखेंगे, अच्छा ये टॉम है और ये एट है, और इसको जोड़ देंगे तो एटम बनेगा। दिस इज व्हाट आई वांट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सुनील भैया। उड़ानियंस भी लाइक वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। चलो तो फिर होमवर्क से चालू करेंगे, होमवर्क के डिस्कशन से चालू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द होमवर्क डिस्कशन।
फटाफट से होमवर्क के डिस्कशन से हम लोग शुरुआत करेंगे। होमवर्क के डिस्कशन से हम इस चीज को चालू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो ये सवाल मैंने आपको गृह कार्य में दिया था। कामना करता हूं कि आपने इसको सॉल्व किया होगा। नहीं किया बेटा कोई बात नहीं, सुनील भैया एक और बार ये कंसेप्ट समझा देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या बात है। मैराथन होने वाली है। मैराथन आपको शायद पता है, मैराथन अभी नेक्स्ट वीक में होगी। तो आपके सुनील भैया भी बहुत ही यूनिक तरीके से प्लान कर रहे हैं कि कुछ अलग ही करेंगे इस बार भी। समथिंग डिफरेंट विल बी देयर ऑन यूट्यूब, जो अभी तक नहीं हुआ ना किसी ने किया है। पिछले बार मैंने एक यूनिक सॉफ्टवेयर था, ऑब्सीडियन करके एक सॉफ्टवेयर होता है, आप गूगल पे सर्च करना मिल जाएगा आपको। तो ऑब्सीडियन करके एक सॉफ्टवेयर था जिसको मैंने सीखा था, और लास्ट ईयर मैंने उस पर माइंड मैप्स बनाए थे। इससे पहले जब हम एडटेक्स में थे तो वहां पे एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स से बनता था, तो मैंने स्पेशली ऑब्सीडियन आप लोगों के लिए सीखा था, तो इसलिए माइंड मैप के लेक्चर डाले थे। ऐसे ही कुछ इंटरेक्टिव माइंड मैप के सॉफ्टवेयर पे मैं सोच रहा हूं कुछ अलग करने का। अभी मेरे को पक्का नहीं है कि आई विल डू द माइंड मैप्स, बट कुछ अलग ही करेंगे। तो आपके लिए अच्छा होगा, आपका कंटेंट जल्दी रिवाइज करवाने की कोशिश करेंगे, छोटा रखने की कोशिश करेंगे लेक्चर को। चलो वो सब तो चलो बात की बात है, अभी इस पे फोकस करते हैं। आ जाओ। तो सुनील भाई आपने हमको ये होमवर्क दिया था, ये गृह कार्य आपने हमको दिया था, प्लीज एक बार ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखा दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट है यहां पर सोडियम, जिसका सिंबल हमारे पास होता है Na, ऑक्सीजन का सिंबल हमारे पास होता है O। ये दो बातें हमें क्लियर है। उसी के साथ साथ हमें यह भी क्लियर है कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। सुनील भाई ये भी आपकी बात हमें क्लियर है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये भी हमें क्लियर है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएंगे कि यहां पर हमारे पास 11 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो जाएंगे और यहां पर 8 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो जाएंगे, जितना इनका एटॉमिक नंबर है। उसके बाद यहां पर जो नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो जाएंगे उतने ही होंगे। जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए, उतने ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी यहां पर होते हैं। उसी बेसिस पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी यहां पर सेट होती है, और वो कॉन्फ़िगरेशन यहां पर ये है 2,8,1 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,6। क्लियर है जी सुनील भाई। अब देखिए आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको एक बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि सोडियम की नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है। सुनील भैया सोडियम की नियरेस्ट नोबल गैस है नियॉन। नियॉन नियॉन जिसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कुछ ऐसा करेगा जिससे इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। विल लूज दिस इलेक्ट्रॉन, लूज दिस इलेक्ट्रॉन। ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी बन जाएगी। और ऑक्सीजन क्या करेगा सुनील भैया, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। जैसे मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। ये क्या है बेटा, ये बेसिकली आपका मेटल है, आपको ये चीज पता है। और ये क्या है बेटा, ये आपका नॉन मेटल है, अधातु है। तो मेटल्स की तो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके स्टेबल होने की, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके नियॉन जैसा बन जाएगा। और ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि मेरी भी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, नियॉन मेरी नियरेस्ट नोबल गैस है। तो मैं क्या करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन। ये बोल रहा है कि जब मैंने 2 गेन किए तो मेरे आउटर मोस्ट में 8 हो गए। ये एक लूज करेगा तो इसके आउटर मोस्ट में क्या हो गए, 8 हो गए। 2,8 2,8 दोनों नियॉन के जैसे बनने की कोशिश करेंगे, नियरेस्ट नोबल गैस जैसी बनने की कोशिश करेंगे। और उस प्रोसेस में बेटा मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करेगा, गेन करेगा। मेटल लूज करेगा, नॉन मेटल गेन करेगा। क्या बात है। अब इसी से हम यहां पर बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहां पे ये सोडियम आया, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को यहां पर मैं बना रहा हूं विद द हेल्प ऑफ अ डॉट। यहां पे ऑक्सीजन आया, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6, इसको बना रहा हूं क्रॉस से। अब सोडियम बोलता है ऑक्सीजन, हम तुमको एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देंगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे। तो वो बोला ठीक है, तुम एक इलेक्ट्रॉन दे दो, पहले तुमसे तो एक इलेक्ट्रॉन ले ले। बोले ठीक है। अब ये बोला इसको कि भैया देखो हमको स्टेबल होने के लिए, ऑक्सीजन बोला हमको तो 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, अपने जैसा एक और सोडियम भेज दो प्लीज।
तो ये अपने जैसा एक और सोडियम को भेजेगा और वो भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। भाई ये तो एक इलेक्ट्रॉन देकर खुश हो गया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देकर खुश हो गया, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर एक Na है जिसके ऊपर 1+ का चार्ज है। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, पहला Na जिसपे 1+ का चार्ज है, ये आपके पास दूसरा Na जिसके ऊपर 1+ का चार्ज है। पहला Na जिसपे 1+ का चार्ज है, ये आपका दूसरा Na जिसपे 1+ का चार्ज है, और ये आपके पास है ऑक्सीजन, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 2-। सो दिस इज Na2O। इसको कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, दिस इज ऑल्सो राइट। अगर आप इसको ऐसे बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि यहां पे 2 तो आपके पास सोडियम के कटायंस है और एक मेरे राजा बेटा यहां पे आपके पास ऑक्सीजन का अनायन है। क्या है, ऑक्सीजन का अनायन है। तो कुछ लोग इसको इस तरीके से भी दिखाते हैं, बोथ आर कंप्लीटली दी राइट वेज। तो यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाता है दैट इज Na2O। ये आपको समझना पड़ेगा बेटा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। कामना करता हूं कि आपको ये बात यहां पर अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है, क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रंजीत भाई, टीचर्स डे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं खुद को शिक्षक नहीं मानता, मैं आपको बता दूं, ये बच्चे ही बोलते हैं, तो बोलते हैं कि भैया आप हमारे लिए गुरु हैं। तो उससे मुझे समझ में आया कि ठीक है, अपन गुरु सही है। शिक्षक और गुरु में देखिए अंतर होता है। आजकल क्या है कि जो शिक्षक है वही गुरु बना दिया गया है, ऐसा एक्चुअल में नहीं है बेटा। मैं ऐसा नहीं खुद को ग्लोरीफाई करने के लिए, भाई हम बहुत छोटे हैं, ठीक है, बट आपको एक रियल डिफरेंस बता देता हूं। गुरु और शिक्षक में क्या अंतर है आप वो समझो। शिक्षक वो होता है जो सिलेबस कंप्लीट कराता है, जो हर जगह मिलेंगे तुम्हें। गुरु वो नहीं है। गुरु वो होता है जो सही और गलत के बीच का फर्क समझाता है। गुरु वो होता है जो जिंदगी जीना सिखाता है। गुरु वो होता है जो अध्यात्म की बातें आपको बताता है, अध्यात्म के मार्ग पे आपको लेके जाता है। तो गुरु एक बहुत बड़ा शब्द है ना। चलो, कामना करता हूं बेटा आपको ये बात यहां पर समझ में आई, आपको ये बात यहां पर बढ़िया लगी। ठीक है बेटा, क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर्स डे के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है हर वो इंसान आपके जीवन का शिक्षक है, गुरु नहीं। हर वो इंसान आपके जीवन का शिक्षक है जो आपको कुछ भी सिखाता है। हर वो इंसान आपको जो भी चीज, जैसे किसी इंसान ने आपको धोखा दिया तो अगली बार आप वो चीज नहीं करोगे, ये आपको उसने शिक्षा दे दी। इसीलिए हम कहते हैं शिक्षा, गुरु से शिक्षा नहीं मिलती, गुरु तो दीक्षा देते हैं। तो बहुत अंतर है चीजों में। गुरु एक बहुत बड़ा शब्द है बेटा। ठीक है, चलो, कामना करते हुए बात आपको यहां पे समझ में आई। तो भाई साहब, सोडियम एक मेटल है, सिंबल है Na, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, सिंबल है O, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहां पे 11, यहां पे 8, न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे 11, यहां पे 8, कॉन्फिगरेशन 2,8,1, यहां पे कॉन्फिगरेशन 2,6। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ताकि नियॉन जैसा बन जाए, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि नियॉन जैसा बन जाए। ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, ऑक्सीजन बोलेगा मुझे तो एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मेरा पेट तो तब भरेगा जब 2 रोटी आएगी, तुमने तो एक ही रोटी दी मुझे। तो ये बोलेगा भैया मैं भी एक रोटी दे देता हूं, ये भी आपको एक रोटी दे रहा है। अब ये दोनों रोटी देकर खुश है, Na1+ बनकर खुश है, ये रोटी लेकर खुश है, तो ये O2- हो गया। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, Na2। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब राजा बेटा ये क्या है? ये वो है जो आपके मम्मी पापा आपके साथ करते हैं, आपके मम्मी पापा आपके साथ करते हैं ना, वो ये है। तो वाई सोडियम एंड पोटेशियम, ये मैंने होमवर्क दिया था, आर स्टोर्ड इन द केरोसिन और द मिनरल ऑयल। आपको मैंने दिखाया भी है कि जब मैं सोडियम का डब्बा खोलता हूं ऑयल में डला हुआ होता है, फिर हम उसको ऑयल से निकालते हैं, टिश्यू पेपर से साफ करते हैं और फिर हम रिएक्शन करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं बेटा? कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए बेटा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ मैं भिलवाड़ा गया था बेटा, भिलवाड़ा गया था। कुछ बच्चे आए थे उड़ान के, शुभम भाई आए थे मिलने के लिए, और भी बच्चों ने बोला था बच्चे आए थे। मैं सबसे नहीं मिल पाया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा भिलवाड़ा में, है ना, काफी बिजी था मैं। शुभम भाई भी जब आए थे तो उन्होंने देखा, उस शायद दिन के समय आए थे शुभम भाई मेरे घर पे, और वो मिले,
हम बैठे, तब तक बाहर हमने कुछ अभी सजाया नहीं था। फिर वो रात को एकदम 10:30-11 बजे और देखो उन्होंने पूरा एकदम, मैंने झांकी वांकी लगा दी थी, काफी ऑक्यूपाइड था मैं, पर स्टिल मैंने उनसे बात करी। ज्यादा देर उनसे वार्तालाप नहीं कर पाया, जिसके लिए मैंने उनको क्षमा भी बोला कि भाई माफ करना, त्योहार का समय था इसलिए नहीं बात कर पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार करते हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यार उड़ानियंस अपने ओपी है यार, तुम्हारे लिए दिल से सल्यूट निकलता है, मेरे को मजा आता है। तुम ऐसे ही पढ़ते रहा करो, बस बस ऐसे ही पढ़ाई के लिए ऐसे इंटरेस्ट लेके आओ बेटा, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। तो ये सोडियम और पोटेशियम को अपन केरोसिन या फिर मिनरल ऑयल में क्यों स्टोर करते हैं? अब देखो मैंने यहाँ पे लिथियम वैसे लिखा नहीं है, यूजुअली लोग लिथियम के लिए तुमको बोलेंगे, तो मैं लिथियम का तुमको एक्सेप्शन भी बता दूंगा, ध्यान से देखना। अब सबसे पहले तो मैं तुमको एनालॉजी देता हूं ताकि तुमको मेरी बात एकदम दिल में बैठ जाए, तो तुम कहोगे भैया मजा आ गया। एनालॉजी देखो, ये मान लो कि तुम हो, ये क्या हो, ये हो तुम और ये हो तुम, ठीक है? तो इसको मानना दिस इज सिमिलर टू पोटेशियम एंड सोडियम। और ये जो है ये है तुम्हारे नॉटी दोस्त। मम्मी को दिखाओ, मम्मी तुमको बताएगी हाँ बिल्कुल सही कह रहे सुनील भैया। मम्मी से बात करो, देखो देखो अभी मम्मी कहेगी बिल्कुल सही कह रहे। और ये तुम्हारे मम्मी, ये तुम्हारे पापा, ये पेरेंट्स है, ठीक है? अब देखना तुमको तुम्हारे मम्मी पापा बिल्कुल रिलेट करेंगे। ये तुम हो, ये तुम्हारे नॉटी दोस्त है और ये तुम्हारे मम्मी पापा है। तो तुम्हारे मम्मी पापा क्या कहते हैं तुमको? कहते हैं बेटा जैसी जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत। कहते नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं। तो इसीलिए मम्मी पापा बोलते हैं कि देख बेटा तेरे को मैं इसके कांटेक्ट में आने नहीं दूंगा, ये नॉटी दोस्त बेटा तेरे को नॉटी बना देंगे, है ना? तेरे दिमाग पे जंग लग जाएगी बेटा, तू खराब हो जाएगा बेटा। तो मम्मी पापा तुमको इनके कांटेक्ट में आने से रोकते हैं कि नहीं रोकते? दिल से बताओ। अरे सुनील भैया मेरे मम्मी पापा मुझे इसके कांटेक्ट में आने से रोकते हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा मुझे, मेरा एक दोस्त था अग्रज, मेरे घर के सामने ही रहता अग्रज, अग्रज के साथ जाने में दिक्कत, मतलब रोकते थे, नहीं अग्रज के साथ नहीं जाना, है ना? नहीं नहीं तू नहीं जाएगा अजगर के साथ, अजगर नहीं अग्रज, अग्रज के साथ, अग्रज 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 के साथ। बड़ा भाई अग्रज, छोटा भाई अनुज, है ना? ऐसे ही होता ना? हाँ उनका नाम भी ऐसे ही था। तो ये है अपन और ये है मम्मी पापा। यानी यहां पे ये क्या है, केरोसिन या फिर मिनरल ऑयल है। अरे वाह मजा आ गया भाई साहब, तुमको बात समझ में आ रही है क्या? केरोसिन या फिर मिनरल ऑयल है। और ये कौन होगा? ये होगा बेसिकली ऑक्सीजन और मॉइस्चर, खत्म बात। तो मम्मी पापा को पता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी इस नॉटी दोस्त या नॉटी दोस्तनी के कांटेक्ट में आएंगे तो खराब हो जाएंगे। उसी प्रकार केरोसिन इससे पोटेशियम और सोडियम को बचाता है कि बेटा मेरे अंदर रहोगे तो बचे हुए रहोगे, वरना बाहर जाओगे तो ये जालिम ऑक्सीजन तुम्हारे साथ रिएक्ट कर लेगी और फिर आग लग जाएगी, है ना? या ये मॉइस्चर तुम्हारे साथ रिएक्ट कर लेगा और आग लगा देगा। समझे कि नहीं? हाँ हाँ यार उसका क्या नाम था ना, उसका नाम अग्रज नाम है, मैं अजगर बोल जाता हूं हर बार उसको। समझ गए? हाँ तो ये बात समझ में आ गई जी सुनील भैया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो जिस प्रकार से तुम्हारे मम्मी पापा तुमको नॉटी दोस्त के साथ जाने से रोकते हैं, वो घंटी बजाता है, मम्मी पापा कहते हैं वो तो अंदर सो रहा है या सो रही है, उसी प्रकार से केरोसिन या मिनरल ऑयल पोटेशियम और सोडियम को ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से रोकते हैं। क्या बात है भाई साहब, मजा आ गया भाई साहब। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अरे भाई साहब खतरनाक रिएक्टिव मेटल है, तुमने पढ़ा था ना, रूम टेम्परेचर पर रख दो धमाक धमाका, धमाका सीधा आग लग गई। तो ये किससे रिएक्ट करते थे? रिएक्ट विद एयर मेरे राजा बेटा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ एंड साथ ही साथ मॉइस्चर के साथ, या तो ऑक्सीजन के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और इनमें आग लग जाती है। आग काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसे खुले में रख दिया तो आग ही पकड़ लेगा। और मैं तुमको लाइव बता रहा हूं मेरे साथ क्या हुआ था। लास्ट ईयर में ऑफिस में नीचे तुम लोगों के लिए एक एक्सपेरिमेंट शूट करने गया था। वो एक्सपेरिमेंट डल नहीं पाया, उसके पीछे का कारण भी बताऊंगा। तो वहां मैं बच्चों को ये बताना चाह रहा था कि पोटेशियम का रेट ऑफ रिएक्शन जो है सोडियम से ज्यादा है, तेज है, ठीक, बढ़िया। अब मेरे से क्या हुआ ना, ऐसे सोडियम को मैं तोड़ के उसके अंदर तो डाल रहा था,
वो टूटा हुआ जो एक पीस था वो मैंने ऐसे पीछे फेंक दिया, ठीक, और वो एक पीस फेंका और मैंने ऐसे सोडियम के साथ भी किया कि सोडियम का एक पीस ऐसे काटा तो इससे पानी में डाला और एक पीस पीछे फेंक दिया। भाई पानी में तो आग लगी, पीछे फेंक दे, पीछे भी आग लग गई। लोग कह रहे हैं ये क्या कर रहे हैं लोग, ये कौन सा जादुई फटाका है। वो दिवाली के आसपास कर रहे थे हम एक्सपेरिमेंट, हो गया वो जादुई फटाका, पीछे आग लग रही है। मैंने कहा अरे बावड़ो, पीछे आग नहीं लग रही, पोटेशियम है, वो गलती से फेंक दिया, हवा में आग पकड़ गई उसने, समझ गए। तो फिर हम क्या करते हैं भाई, हम एयर का सप्लाई रोकने के लिए उसको कैरोसिन या फिर मिनरल ऑयल में रखते हैं। अगर आप उसको कैरोसिन या फिर मिनरल ऑयल के अंदर रखेंगे तो वहां पर हवा नहीं आ पाएगी, जिस हवा में ऑक्सीजन और मॉइस्चर है, क्योंकि हवा के अंदर ऑक्सीजन और मॉइस्चर है बेटा। और जैसे ही सोडियम और पोटेशियम के कांटेक्ट में आएगी, एक खतरनाक रिएक्शन होती है, वायलेंट रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से आग लग जाती है। तो इस रिएक्शन को इग्नोर करने के लिए हम इसे कैरोसिन या मिनरल ऑयल में रखते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, काफी खतरनाक रिएक्टिव मेटल्स है, और वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन या मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आग लग जाती है। सो इसको इग्नोर करने के लिए हम इन मेटल्स को कैरोसिन या फिर मिनरल ऑयल के अंदर डालते हैं, ताकि यहां पर एयर का कट ऑफ हो जाए हमारे मेटल से। जिस प्रकार तुम्हारे मम्मी पापा यहां पर तुम्हारे नॉटी दोस्त से मिलने से तुमको रोकते हैं, उसी प्रकार कैरोसिन या मिनरल ऑयल पोटेशियम और सोडियम को ऑक्सीजन और मॉइस्चर से मिलने से रोकता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और मैं तुमको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट बात नोट कर लेना। एनसीईआरटी के हिसाब से एक और बात सत्य है, लेकिन जब मैंने इस चीज के बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे ये बात थोड़ी सत्य नहीं लगी, इसलिए मैं तुमको आउट ऑफ द बॉक्स कंसेप्ट भी बता दूंगा, बट ट्रू, ठीक है। तो ये क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। पोटेशियम और सोडियम काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, इस वजह से हम इनको कैरोसिन या फिर मिनरल ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं, ताकि यहां पर एयर का जो सप्लाई है या जो एयर का डायरेक्ट कांटेक्ट है मेटल से, वो रुक जाए। अगर आपने मेटल को कैरोसिन या फिर मिनरल ऑयल के अंदर रखा है तो एयर का डायरेक्ट सप्लाई उसके ऊपर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से यहां पर उसमें आग नहीं लगेगी। ये तो सिंपल बात हुई। तो यही सेम रीजन जो हमने पीछे लेगा, वही सेम रीजन यहां पर आप लिथियम पे अप्लाई कर दोगे। लिथियम इज ऑल्सो स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन या फिर मिनरल ऑयल, ठीक है। ये एनसीईआरटी कंसेप्ट है कि अगर आपका एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सवाल है जहां पर आप लिखोगे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम क्यों स्टोर करते हैं, तो आप बताओगे काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, हवा के कांटेक्ट में आ जाएंगे, आग लग जाएगी। तो इस हवा का डायरेक्ट कांटेक्ट हटाने के लिए हम इसे कैरोसिन या मिनरल ऑयल में डालकर रखते हैं, ताकि हवा के कांटेक्ट में ना आए। ये तो तुम्हारा एनसीईआरटी कंसेप्ट हो गया। बट अगर मैं रियल कंसेप्ट बताऊं तो यहां पर एक रियल कंसेप्ट और लगता है जो तुम्हें पता होना चाहिए। देखो क्या होता है, जो डेंसिटी है लिथियम की, डेंसिटी ऑफ लिथियम इज लेसर देन द डेंसिटी ऑफ कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन और मिनरल ऑयल। तो इसकी वजह से, क्योंकि इसका घनत्व कम है, अब देखो फिजिक्स का कंसेप्ट, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करता है। तो अगर लिथियम की डेंसिटी कम होगी तो लिथियम क्या करेगा, लिथियम फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ ऑयल। जी बिल्कुल सही बात है, सरफेस ऑफ ऑयल एंड स्टिल इन कॉन्टेक्ट विद एयर एंड कैचेस फायर। तो यहां पर एक एडवांस कंसेप्ट मैं आपको देता हूं। देखिए लिथियम को आप यहां पर मिनरल या फिर कैरोसिन ऑयल में स्टोर नहीं कर सकते। अब ये मैंने पढ़ा है, मैंने प्रैक्टिकली लिथियम को डालकर नहीं देखा है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम में तो आपको यही लिख के आना है। ये एक्स्ट्रा है जो मैंने एक रिसर्च आर्टिकल में कहीं पढ़ा था, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो उसमें यह था कि लिथियम को हम लोग कैरोसिन या फिर मिनरल ऑयल में नहीं स्टोर करते, क्योंकि यहां पर जो घनत्व है हमारे लिथियम का वो ऑयल से कम है, और क्योंकि इसका घनत्व कम है तो ये उसके सरफेस पे तैरता है, और तैरता है तो हवा के कांटेक्ट में तो ऑब्वियसली आएगा। अरे भाई ये ऑयल है, उसके ऊपर तैर रहा है तो हवा के कांटेक्ट में तो आ ही जाएगा, आग तो तब भी लगेगी।
तो फिर हम क्या करते हैं, लिथियम इज स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स, लिथियम इज स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स। अब ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और इसका एक रियल फील तुमको दिलाऊं तो पैराफिन वैक्स से ही तुम्हारा वैक्स कैंडल जो है, जो कैंडल का जो वैक्स है दैट इज ऑल्सो पैराफिन वैक्स। तो ऐसा ही स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, उसके अंदर इसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स नॉलेज मैंने आपको दे दिया कि लिथियम का घनत्व कम है ऑयल से, तो ऑयल के सरफेस पे तैरेगा, आग लग सकती है, तो इसको इग्नोर करने के लिए हम इसे पैराफिन वैक्स में स्टोर करते हैं। ठीक है बेटा, चल ऑल राइट। अब आप मेरे को फटाफट से यहां तक अगर आपको सारी बात समझ में आ गई तो एक बार आए भैया लिख दो कि सुनील भाई यहां तक आपकी सारी बातें समझ में आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, हमें नॉलेज भी मिल रहा है, हमें मजा भी आ रहा है। ठीक है, तो लिथियम के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे काफी अच्छा लगा तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, बट मैंने प्रैक्टिकली नहीं करके देखा है। आई वॉन्ट टू ट्राई दिस प्रैक्टिकली कि एक बार ऑयल में डालूं और ऑयल के सरफेस पे फ्लोट करे। सो दैट इज समथिंग दैट आई एक्चुअली वांटेड टू डू। मैंने डेंसिटीज कंपेयर करवाई थी तो वहां पर ऑब्वियसली जो ऑयल की डेंसिटी थी वो ज्यादा आ रही थी। स्टिल आई वांट टू डू इट प्रैक्टिकली। तो देखेंगे कभी किसी बैटरी को फोड़ेंगे, लिथियम बैटरी को, उसमें से लिथियम निकालेंगे और कर देंगे एक बार ट्राई। ठीक है ना, लिथियम आयन बैटरी आती है ना, ट्राई करेंगे, उस पर देखेंगे। चलो अब बात करते हैं कि ये धातु नेचर में एग्जिस्ट कैसे करते हैं। ये धातु जो है ये नेचर में एग्जिस्ट कैसे करते हैं। हाउ डू मेटल्स ऑकर इन नेचर, यानी ये जो प्रकृति है, ये जो हमारे आसपास में प्रकृति है, जहां से हमें इतने सारे धातु मिलते हैं, ये हमारी प्रकृति मां है और ये हमारी जो मां है ये हमें काफी सारे धातु देती है ना जी भैया। अब ये जो हमारी प्रकृति मां है जो हमें बहुत सारे धातु देती है बेटा, तो ये धातु वहां पर एग्जिस्ट कैसे करते हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। और फिर वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं और उसको हम कैसे बाहर निकालते हैं बेटा, वही मेटलर्जी की ब्रांच है। आप जो धातु अपनी रियल जिंदगी में यूज करते हो, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये ऐसे थोड़ी मिलते हैं जमीन के अंदर। इन्हें किस प्रकार वहां से ऑब्टेन किया जाता है, इसका क्या प्रोसीजर है कि ये कैसे निकलेंगे, कैसे हम इनको पाएंगे, वो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग सी एक ब्रांच है जिसे मेटलर्जी कहते हैं। हम ये सारी बातें इसके अंदर करते हैं एंड ये काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, काफी मजा आएगा आपको। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, हाउ डू मेटल्स ऑकर इन नेचर। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं, एक सवाल के साथ मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल जो मेटल्स यानी कि जो आपके धातु समुद्र के पानी से मिलते हैं, द मेटल्स ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर आर इन द एलिमेंटल फॉर्म और कंपाउंड फॉर्म। सरल सवाल, समुद्र के पानी से जो मेटल हम निकालते हैं या जो मेटल जैसे भी ऑब्टेन होंगे किस फॉर्मेट में होते हैं, एलिमेंटल फॉर्म या कंपाउंड फॉर्म। अब थोड़ा ध्यान से सोचना, पानी में किस प्रकार के सॉल्ट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, सोचना। क्या बात है, क्या बात है। श्वेता, अंजलि, पार्थ, प्रेम, मयंक, अनूप, प्राची, अभिनव, अदिति, सोनाक्षी, शीफा, आशुतोष, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई और बहनों, मजा आ गया यार, मजा आ गया, मजा आ गया, वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सिमाइला, सिमाइला क्या बात है। थोड़ा सोचते हैं ना इसके बारे में, थोड़ा सा सोचते हैं कौन सा मेटल समुद्र के पानी से मिल सकता है। थोड़ा सोचो, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पढ़ाया है, या ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पढ़ाया जो समुद्र से मिलता है। सोचो। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बैठेगा बी। अच्छा ठीक है, कुछ बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन है, क्लियर करते हैं। मैं आयुष, प्रियांशु, प्रत्युष, जीत आचार्य, दिव्यांकर, ओरिविया, कार्तिक वर्मा, समीर, यशवर्त एंड रॉ एजेंट। बहुत बढ़िया, रॉ एजेंट भैया, सॉरी यार हमसे कोई गलती हो गई, वैसे हमने ऐसी कोई गलती करी नहीं, बट स्टिल रॉ वाले भैया। सो द मेटल्स ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर आर इन, यस बच्चे सही लिख रहे हैं, NaCl। ये हुआ ना मजेदार बात। तो मेटल्स ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर आर इन। अब थोड़ा समझते हैं, थोड़ा ध्यान से इसको समझते हैं, आप खुद ही आंसर कर देंगे, देखना। अब सबसे पहले तो जो मेटल्स को ऑब्टेन करने का एक माइनर सोर्स है, नॉट मेजर सोर्स, एक माइनर सोर्स
यानी कि जहां पर कम मात्रा में मेटल्स मिलते हैं लेकिन मिलते हैं, वो बेसिकली क्या है, वो है सी वाटर, समुद्र का पानी। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स आर obtained from soluble salts, यानी पानी के अंदर यहां पर क्या होती है, soluble salts होते हैं। soluble salts कौन कौन से soluble salts होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो गया यहां पर भाई NaCl आपका डिजोल्व होता है, KCl आपका डिजोल्व होता है, CaCl2 आपका डिजोल्व होता है, एटसेट्रा। तो यानी यहां पर अगर हम बात करें मेटल्स के माइनर सोर्स की, धातुओं के माइनर सोर्स की, तो समुद्र के पानी के अंदर हमारे जो मेटल्स है, समुद्र का जो पानी है उसके अंदर जो मेटल्स है, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्युबल सॉल्ट्स, यानी समुद्र के पानी के अंदर सॉल्युबल सॉल्ट्स है, एंड दीज सॉल्युबल सॉल्ट्स आर नथिंग बट आयोनिक कंपाउंड्स। सॉल्ट्स आर नथिंग बट आयोनिक कंपाउंड्स। तो ये जो आयोनिक कंपाउंड्स हमारे पास यहां पर है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो इन सॉल्युबल सॉल्ट से हम मेटल को ऑब्टेन करते हैं। NaCl से मैं आपको बताऊंगा कि हम सोडियम का एक्सट्रैक्शन करवाएंगे, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यानी कि मेटल्स का माइनर सोर्स समुद्र का पानी है बेटा, जहां पर जो मेटल्स है वो सॉल्युबल सॉल्ट्स के फॉर्मेट में प्रेजेंट है, यानी आयोनिक कंपाउंड से जो पानी में घुले हुए, जैसे NaCl, CaCl2, MgCl2, KCl, ये सारे के सारे पानी में घुले हुए। अब इससे हम मेटल को निकालेंगे। क्लियर है बात? ये छोटी सी बात मैं कामना करता हूं आपको समझ में आई। थोड़ा और आगे चलते, इस चीज के बारे में चर्चा करते। यहां पर एक और चर्चा करते हैं। मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम आर ऑलवेज फाउंड इन, मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम आर ऑलवेज फाउंड इन, ये आपको किस स्टेट में मिलते हैं? जैसे अगर मैं आपसे चर्चा करता हूं गोल्ड और प्लेटिनम की, किस स्टेट में मिलते हैं, सारी बातें जोड़ दूंगा, अभी देखना तुमको मजा आ जाएगा, अभी सारी बातें जोड़ दूंगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ उड़ानियन, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। आशुतोष, नेहा, साक्षी, खुशी, जोया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुद्र, हर्ष, अंजलि सिंह, राधिका, आयुष झा, गरिमा, शोभित, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड यार, तुम लोग बहुत बढ़िया बच्चे हो यार, मजा आ गया यार, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, बहुत बढ़िया बच्चे यार, उड़ानियंस काफी अच्छे बच्चे हैं यार, क्या बात है यार। अरे भाई साहब, मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम आर ऑलवेज फाउंड इन, metals like gold and platinum are always found in, ठीक है, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रियांशु, निमित, प्रत्युष, निहारिका, जीत, दिव्यांकर, ध्रुमिल, कार्तिक, तनुज एंड इशिका, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया मेरे सारे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जिन्होंने गलत किया बेटा, अभी वो भी आप सीख जाओगे, कोई बात नहीं, एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका क्या मतलब है सुनील भैया, मैं समझाऊंगा, तो ध्यान से आप समझिए। जो आपके पास बेटा धातु होता है ना राजा बेटा, जी सुनील भैया, तो राजा बेटा जो आपके पास धातु होता है वो आपको फ्री स्टेट में मिलता है, नेटिव स्टेट, या उसको हम बेसिकली बोलते हैं प्योर स्टेट। यानी कि फ्री स्टेट, नेटिव स्टेट या प्योर स्टेट हमारे पास क्या है बेटा, इसे हम कहते हैं एलिमेंटल फॉर्म। तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो किसी से भी कंबाइन नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव है। वो इतने कम रिएक्टिव है कि अगर वो जमीन के अंदर प्रेजेंट है तब भी वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे और वो अकेले रहेंगे, ठीक है। तो इसे बेसिकली हम बोलते हैं फ्री स्टेट, यानी कि अभी भी उसने किसी से कंबाइन नहीं किया, अकेला है। नेटिव स्टेट यानी कि वो अपनी मेटेलिक फॉर्मेट में ही है। प्योर स्टेट यानी कि किसी से कंबाइन नहीं किया है। तो ये सब सेम मतलब है कि अगर हम जमीन के अंदर जाएं, अर्थ क्रस्ट में जाएं, और कुछ मेटल्स अगर हमें एलिमेंटल फॉर्म में ही मिले, किसी से कंबाइन नहीं किया उन्होंने, अकेले ही बैठे थे, किसी से रिलेशनशिप में नहीं आए, अकेले थे, अकेले हैं और अकेले ही रहेंगे, तो उसे हम बोलते हैं फ्री स्टेट, प्योर स्टेट या नेटिव स्टेट। क्या बात है भाई साहब। तो ये हो गई मेरे पास एलिमेंटल फॉर्म। क्लियर है बात? जी सुनील भैया। अब इस फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करता है?
हाईली अनरिएक्टिव मेटल्स यानी बहुत कम रिएक्ट जो करते, बिल्कुल करते ही नहीं है, हाईली अनरिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम. सो गोल्ड एंड प्लेटिनम एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट. मेरी बात समझ में आ रही है? तो हाईली अनरिएक्टिव मेटल्स लाइक द गोल्ड एंड द प्लेटिनम, हाईली अनरिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम एग्जिस्ट इन द एलिमेंटल फॉर्म, दैट इज द फ्री स्टेट, नेटिव स्टेट या फिर प्योर स्टेट. क्या बात है, मजा आ गया भैया. अच्छा, और सुनना, बाकी मेटल्स आपके कंबाइंड फॉर्म में भी होंगे, आगे मैं और बताऊंगा इसके बारे में, या तो फ्री स्टेट या बेसिकली कंबाइंड फॉर्म. तो कंबाइंड फॉर्म का मतलब होता है बेसिकली कंपाउंड के फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, या इधर इन द फॉर्म ऑफ वो ऑक्साइड्स होंगे, इधर इन द फॉर्म ऑफ वो सल्फाइड होंगे, या इधर इन द फॉर्म ऑफ वो कार्बोनेट होंगे, एटसेट्रा. इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है ना? तो मेटल्स या तो फ्री स्टेट में होंगे या बेसिकली कंबाइंड फॉर्म में होंगे. पहला तो ये है, दूसरा ये है, और तीसरे कुछ मेटल्स होते हैं दैट एग्जिस्ट इन फ्री एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म. समझ गए? अब कुछ हमारे पास मेटल्स ऐसे होते हैं जो फ्री में भी रह सकते हैं और बेसिकली कंबाइंड भी. यानी भैया मैं तो सिंगल भी रह सकता हूं और मैं तो रिलेशनशिप में भी रह सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. समझ रहे हो? ये हो गए जो सिंगल रहना चाहते हैं, जो हमेशा सिंगल रहेंगे, अखंड सिंगल, है ना, एकदम सख्त लौंडा, बिल्कुल सिंगल रहूंगा मैं हमेशा. और ये है जो कह रहे हैं हम अकेले नहीं रह सकते, हमें तो दुकेले रहना है भैया, हम तो रिलेशनशिप में रहेंगे. तो भैया तुम रिलेशनशिप में रहो. और फिर ये आते हैं भैया लीजेंड, हम अकेले भी रह सकते हैं, दुकेले भी रह सकते हैं, जैसे हालात वैसे हम. गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास. सिंगल भी रह सकते हैं और भाई साहब हम तो कमिटमेंट में भी रह सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है. 1 2 3 समझ में आया? तो मेटल्स की 3 स्टेट होती है. सिग्मा वाले कौन है? दीज आर द सिग्मा मेल्स या सिग्मा फीमेल्स. और ये लोनली, आई एम सो लोनली, वो कौन सा था? आई एम सो लोनली ब्रोकन एंजल. तो वो लोनली होने के चक्कर में कमिटमेंट में आ जाते हैं कि मैं अकेला नहीं रह सकता भैया, मेरे को तो दुकेला में मजा आओ भाई साहब, मैं अकेले को नहीं रह सकूं भाई साहब मैंने तो रिलेशनशिप में मजा आओ भाई साहब. तो वो भैया ये ऐसे. और ये होते हैं भाई साहब खतरनाक गोपी आदमी के, और सिंगल भी रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, जैसा भगवान हमको रखना चाहे वैसे रह लेंगे हम. समझ रहे हो? हाँ. चलो बहुत बढ़िया. अब यहां से मैं तुमको सारी चीजों को जोड़ता हूं, सारे ज्ञान को ऐसे एकदम जोड़ देता हूं. जोड़ दूं, सबको जोड़ दूं. हाँ, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सुनील भैया एक बात तो बताओ, माइनर सोर्स मेटल का सी वाटर है, तो मेजर सोर्स क्या है? अर्थ का क्रस्ट. बिल्कुल सही, समझदार बच्चे. सो द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स वेदर इन द फ्री स्टेट यानी कि वेदर इन द एलिमेंटल फॉर्म और वेदर इन द कंबाइंड फॉर्म यानी कि कंपाउंड फॉर्म, किसी भी स्टेट में तुम बात करो, फ्री स्टेट या कंबाइंड स्टेट में, सबसे मेजर सोर्स क्या है मेटल्स का? अर्थ का क्रस्ट. अर्थ का क्रस्ट, अर्थ का क्रस्ट. अब अर्थ के जो लेयर्स है तुमको सबको पता है, सबसे पहला कौन सा है? क्रस्ट. फिर कौन सा है? मेंटल. और फिर हमारे पास मोल्टन स्टेट में क्या है? कोर. हाँ, अभी तो हम इसके एकदम बिल्कुल डेप्थ में नहीं जा पाए, यहां तक जाना तो इम्पॉसिबल है. तो हम यहां से डक करते हैं मेटल्स को, इस लेयर से, क्रस्ट से. ठीक है. और उसके बाद सम मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम विच फॉर्म सोल्यूबल सॉल्ट्स आर आल्सो फाउंड टू ऑकर इन द सी वाटर. ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास माइनर सोर्स इन द फॉर्म ऑफ देयर सोल्यूबल सॉल्ट्स. तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि जो मेटल्स है उनका मेजर सोर्स क्या है? अर्थ का क्रस्ट.
चाहे वो फ्री फॉर्म में हो यानी कि एलिमेंटल फॉर्म में हो, चाहे वो कंपाउंड की फॉर्म में हो यानी कि कंबाइंड स्टेट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका दूसरा जो माइनर सोर्स ऑफ मेटल्स है वो है समुद्र का पानी, और समुद्र के पानी के अंदर वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही आपको मिलेंगे। समुद्र के पानी के अंदर वो आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। कामना करता हूं इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी कि मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स यानी धातुओं को पाने का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है हमारा जमीन का पहला लेयर, दैट इज क्रस्ट। यहां पर आपको मेटल्स फ्री स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में या फ्री और कंबाइंड दोनों में भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर समुद्र के पानी में जाएंगे तो यह माइनर सोर्स है, और यहां पे मेटल्स हमेशा कंबाइंड फॉर्म में यानी कि इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट्स आपको मिलेंगे। तो यह आपके दिमाग में एकदम सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो क्लियर है बात। चलो अब इनके लिए भी थोड़ा सा कंक्लूजन बता दीजिए भैया, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, कौन क्या है कौन कौन नहीं है, कौन क्या है कौन कौन नहीं है। देखो मैं एनसीईआरटी यहां पर फॉलो नहीं करता हूं, बहुत सारी चीजों में नहीं करता हूं, यहां भी नहीं होगी, तो थोड़ा ध्यान से समझना। कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने, मथुरा चले मथुरा साथ घूमने प्रतीक। ठीक है, ध्यान से समझना राजा बेटा, ध्यान से समझना राजा बेटा, इधर पूरा फोकस पूरा फोकस पूरा फोकस। ये इतना पतला कैसे हो गया यार ये, वाव, और ये वाव, और ये वाव, और ये वाव। चलो आ जाओ इधर, फटाफट से फोकस करो। ये 5 इनको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेटल्स ऑफ, क्या बोलेंगे बेटा, हाई रिएक्टिविटी, या मेटल्स ऑफ हाईएस्ट रिएक्टिविटी जो है वो ये है सारे ऊपर वाले, एकदम खतरनाक, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, एकदम हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स रेडी रहेंगे रिएक्शन करने के लिए। फिर उसके बाद ये आएंगे हमारे पास, बोलेंगे मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। ओके नोची बॉय। उसके बाद ये हो जाएंगे मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, और ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, मेटल्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी। तो ये अपन 4 कैटेगरीज हमें याद होनी चाहिए, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, या हाई रिएक्टिविटी मेटल्स, जिंक आयरन लेड मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, कॉपर मरकरी सिल्वर मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, याद हो रहा है, याद हो रहा है, हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, क्या याद हो रहा है, ये याद हो रहा है। मेटल्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी कौन सा बेटा, गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम। बेटा कैसे एग्जिस्ट करते हैं सुनील भैया, देखो मैं बताता हूं कैसे एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म या कंबाइंड फॉर्म, मेरे साथ साथ बताएंगे। तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी बोलेंगे भैया हम तो हमेशा रिलेशनशिप में रहेंगे, अकेले नहीं दुकेले रहेंगे, हम हमेशा रिलेशनशिप में रहेंगे, हम हमेशा रिलेशनशिप में रहेंगे, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मैं तो सिंगल नहीं रह सकता भैया, ये कह रहे हैं मैं तो रिलेशनशिप में रहूंगा, तो ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। समझ रहे हो, हां ऐसे ही तुमको याद होगा इसीलिए बता रहा हूं। इसके अंदर प्यार भी बहुत गहरा है, बताऊंगा तुमको, बिजली के झटके देने पड़ेंगे इनका ब्रेकअप कराने के लिए, बिल्कुल बिजली के झटके देने पड़ेंगे तब ब्रेकअप होगा इनका, नहीं तो नहीं होगा ब्रेकअप। ऑलवेज इन कंबाइंड फॉर्म, ये कह रहे हैं देखो हम हमेशा रिलेशनशिप में मिलेंगे, हम क्या हैं, वी आर सो लोनली ब्रोकन एंजल, वी विल बी फाउंड इन अ हैप्पी रिलेशनशिप, वी आर सो लोनली ब्रोकन एंजल, विल बी फाउंड इन अ हैप्पी रिलेशनशिप। समझ गए, हमेशा कंबाइंड फॉर्म। कह रहा भाई साहब धरती इधर की उधर हो जाओ, हम तो रिलेशनशिप में रहेंगे, हमको अलग करके दिखाओ दो, इतना गहरा प्यार है। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी कह रहा भैया देखो यार प्यार तो हमारे अंदर भी है,
प्यार तो हमारे अंदर भी है, हम भी एक भैया कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, अकेले अकेले मजा नहीं आता भैया यार। हमारे तो रिलेशनशिप भी बढ़िया है भैया। फिर आते हैं ये सिग्मा लोग, कॉपर, मरकरी और सिल्वर। देखो ये कह रहा मूड पे है, बोले हम तो फ्री भी रह सकते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, तो कॉपर, मरकरी और सिल्वर बोल रहा देखिए हम बहुत समझदार हैं, समय के हिसाब से चलते हैं, हम सिंगल भी रह सकते हैं और हम रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉपर, मरकरी और सिल्वर आपके फ्री एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या भाई साहब जीवन ऐसे ही चाले भाई साहब, आसानी जीवन चाले भाई साहब, समझ में आ गई बात? और भाई साहब मजा आ गया। और ये कह रहा भैया देखो हम तो एकदम संत महात्मा टाइप आदमी है, एकदम सिंगल योगी टाइप आदमी है, नो रिलेशनशिप ओनली मेडिटेशन। ठीक है, ये भी इज्जत करने वाली बात है, बिल्कुल बढ़िया बात है। ये क्या ऑलवेज फ्री फॉर्म, क्या वो भैया देखो हमको नहीं पता रिलेशनशिप क्या होती है, हम तो हमेशा सिंगल रहते हैं, सिंगल रहते हैं। तो आप मिंगल करने के लिए रेडी है? नो, नॉट अवेलेबल टू मिंगल, आई एम ऑलवेज सिंगल। सीधे बोल रहे हैं आई एम ऑलवेज सिंगल, समझ रहे हो? क्यों भैया ऑलवेज सिंगल हो गया। और ऋतिक सर तो ऑलवेज इन दी कंबाइंड फॉर्म, आई ट्रूली एग्री, आई ट्रूली एग्री ऋतिक भाई, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी ऑलवेज इन दी कंबाइंड फॉर्म, बिल्कुल एग्री एग्री, बिल्कुल कसम से एग्री करता हूं मैं इस बात पे, मजा आ गया यार। ऋतिक भाई बचपन से रिलेशनशिप में है, पता ऋतिक भाई बचपन से रिलेशनशिप में कहां है, 5th क्लास में ही रिलेशनशिप में आ गए थे वो। मजाक वजाक करो, जाके बोल मत दे कहेंगे मैं कब आया भाई रिलेशनशिप में, ऐसी कहानियां बनाते रहते हो मेरे बारे में। वो गाना एक्चुअल में ऋतिक भाई ने गाया था, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, वो तो भाई ने ले लिया, वो गाना ऋतिक भाई का ही था, वो ऋतिक भाई ने गाना गाया था। ऋतिक भाई को पहला रिलेशनशिप 5th क्लास में था, तब उन्होंने गाना गाया था, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, इतना मेरा प्यार है। आजकल ऋतिक भी हमारे जिम में जाने लगे, एकदम बढ़िया आदमी है, पर भाई हमारे आजकल सुनील भैया और वो दोनों, देखो क्या समय के साथ आदमी समझदार होता जाता है। मैं तुमको बताऊं जिंदगी की साइकिल कैसी, मैं तुमको बताता हूं। चलो आज बढ़िया तुमको जीवन का थोड़ा ज्ञान भी दे देते हैं। जब बालकों का नया नया क्या है ना, हार्मोन्स में बदलाव आता है, तो बच्चों के हार्मोन्स में नया नया जब बदलाव आता है एकदम से पुबर्टी हिट कर जाती है। पढ़ा होगा ना तुमने, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, है ना, डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और ये सब आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। हेरिडिटी भी आ गया, अब तो इवोल्यूशन कैंसिल हो गया, नहीं तो हेरिडिटी इवोल्यूशन में भी सारी चीजें बहुत सारी बढ़िया तरीके से बताई जाती है। तो ये कक्षा 10वीं का छात्र जो होता है, यानी जो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बालक है, वो एकदम हाईली रिएक्टिव होता है, मेरे रिलेशनशिप में आना है, रिलेशनशिप में आना है, रिलेशनशिप में आना है, रिलेशनशिप में आना है। फिर धीरे धीरे वो जीवन में जैसे जैसे समझदार होता जाता है, उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है और उसे समझ में आता है कि ये सब एनर्जी वेस्ट करने के तरीके हैं। फिर आदमी यहां पे सेटल हो जाता है, मोस्ट ऑफ द लोग यहां सेटल हो जाते हैं। ध्यान से जीवन का ज्ञान दे रहा हूं। हम ये जैसे मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती जा रही है ना, उस प्रकार से इंसान का जीवन होता है, अट्रैक्शन में पड़ता रहता है, पड़ता रहता है, पड़ता रहता है, पड़ता रहता है, पड़ता रहता है। धीरे धीरे समझ के साथ उसको समझ में आता है कि ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। और कुछ लोग तो इतने खतरनाक होते हैं कि योगी बन जाते हैं, सब छोड़ देते हैं, इधर आ जाते हैं। ये जीवन की सच्चाई मैंने तुम्हें बताई। और नया नया क्या होता है ना, एकदम हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मैं समझता हूं, अट्रैक्शन होता है। क्लास में अच्छा एकदम डिसेंट, एकदम बाल बाल बना के जाऊंगा, एकदम स्टड बन के जाऊंगा क्लास के अंदर, मैं ही हूं भैया सब जो हूं। होता ही नहीं होता है, होता ही नहीं होता है, दिल से बताओ, होता ही नहीं होता है यार। 10th बी की अंजलि मेरे को देखेगी तो क्या लगेगा उसको? अरे मैं भी सोचता था यार, तुम क्या, मैं भी सोचता था, सब सोचते हैं। ये एकदम क्या बचपन से अपन तो बढ़िया तरीके से जाते हैं, बट उस समय एकदम बाल वाल एकदम बना बना के, एकदम नहा धो के पूजा वूजा करके बाल वाल एकदम अच्छे दिखने चाहिए। अंजलि देखेगी तो कैसा लगेगा, जूते वूते पॉलिश करके जाता था मैं एकदम मस्त। हाँ अंजलि ना देख ले, वो देखे तो लगे डिसेंट बच्चा है। होता है ना, सब में होता है, होता ही नहीं होता है। स्पेशली 10th से 10th बी में जाता था मैं, टीचर ने कहा डस्टर, मैं जाऊंगा डस्टर लेने। मैं हूं डस्टर बॉय, मेरे को भेजो आप। कॉपी लेके जानी, मैं जाऊंगा 10th बी में, आप बताओ लेके चलनी है, मैं लेके चलूं?
कॉपी पेन बुक जो वहां से लाने, मुझे बताओ, कचरे का डब्बा बोलोगे वो भी ले आऊंगा मैं, पर 10th बी में मैं ही जाऊंगा। होता है कि नहीं होता? बचपन में ऐसा हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं हम, फिर धीरे धीरे हमें वक्त के साथ समझ में आता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लड़का और लड़की ऐसी स्टेज में आते हैं, कहते सब छोड़ छाड़ के भैया हम तो भैया नोबल मेटल बन जाएंगे, हमसे नहीं हो पा रहा जीवन। अच्छा, इसका नाम नोबल मेटल होता, मेरे को याद आ गया, मैं पढ़ाते पढ़ाते देखो कहानी में घुस गया था। क्या नाम है इसका बेटा? इनका नाम क्या है बेटा? नोबल मेटल्स। देख रहे हो बेटा? तो आदमी एकदम ऐसा होना चाहता है कि वह मोह माया है संसार की, भैया मोह माया से बाहर निकलो। तो जो मोह माया को त्याग देता है, परमात्मा ने मोह और माया नाम की जो चीजें बनाई उसको जब वो त्याग देता है तो वो स्टेज में आ जाता है गोल्डन प्लेटिनम। समझ रहे हो? हाँ, अरे 10th बी में जाता था मैं, बहुत मजा आता था भैया। 10th में नहीं था यार कोई, पढ़ने वाले सेक्शन में पढ़ने वाला बच्चा था ना मैं भी, पर वो हार्मोन्स वहां लेके चले जाते थे। समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो? हाँ, तो होता है, नेचुरल है बेटा, नहीं हो रहा तो दिक्कत है, ठीक है, बट उसको कंट्रोल करो। मैं सच बता रहा हूं, ऐसा बड़ा भाई, उसको कंट्रोल करो, क्योंकि वो चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, हमारी एनर्जी खाती है, हमारा समय बर्बाद करती है, और एक समय के बाद हमें समझ में आता है कि शायद उस समय अगर हमने ये नहीं किया होता तो आज हम कुछ और अच्छा कर रहे होते। समझ रहे हो? हम फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, चैट करने में इधर उधर, मतलब नहीं है सब फालतू बातों का, मतलब ही नहीं है। तो समझ गए तुम? हाँ, मेरे को तो अब इतना ज्यादा सैचुरेशन हो गया, मेरे मम्मी पापा लड़की देखते ना उसके लिए, शादी के लिए, कहते थोड़ा चैट कर लो। मैंने कहा चैट वेट छोड़ो, कॉल पे बात कराओ। चैट वेट क्या होती है वो? चैट, बालक हूं क्या मैं 15-16 साल का कि चैट करूंगा? हे व्हाट्सएप नहीं हो पाता भैया। आप कॉल पे बात करा तो सही है, फोन पे बात करेंगे, जमेगा तो रहेंगे, नहीं जमेगा तो बाय। वाई आई विल से हाय ऑन व्हाट्सएप, फोन पे समझ में आ जाएगा तो नहीं बात करेंगे आगे। मम्मी पापा भी कहते हैं बात तो सही है, मैंने कहा वही तो। चलो बेटा, थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ज्ञान दे दूं तुमको, जीवन का ज्ञान तो बहुत दे दिया। चलो ये याद रखो, ये तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तुम कोई भी एग्जाम दोगे तो तुम सुनील भैया को याद करोगे कि यार भैया आपसे ये पढ़ लिया था, तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमारा गेम सेट हो गया। तुम एनडीए का पेपर दोगे, एनडीए में भी सवाल आ जाता है, एसएससी सीजीएल दे दोगे, तुम आरआरबी का पेपर दे दो, तुम एसबीआई का पेपर दे दो, जो पेपर दोगे जनरल नॉलेज में यहां से सवाल उठता है। ठीक, अभी क्लियर कर देता हूं, मजा आ जाएगा। तो ये देखो सच्चाई कबूल हो रही है क्यों? मैं 10th ए का हूं, मैं भी जाता हूं 10th बी में। अरे यार, अरे यार। अच्छा, मैराथन डेट, मुझे सुनाई दे रहा था वो बच्चा कह रहा सर डेट पे कब जाओगे? मैराथन डेट, अच्छा बच्चा है, बहुत बढ़िया बच्चा है, बहुत बढ़िया। अगले वीक से मैराथन स्टार्ट होगी राजा बेटा, बहुत बढ़िया। आप, अच्छा लगा कि आपने अच्छी चीज पूछी मुझसे, बहुत बढ़िया। मुझे लगा वो डेट पूछ रहे हो, मैं कहा वो डेट वेट नहीं हो पाती भैया। चलो इधर देखो। आ जाओ, कभी डेट की मैं तुमको कहानी बताऊंगा। मैं गया था एक बार, पहली बार जब डेट पे गया था, भाई साहब धोखा हो गया था मेरे साथ। वो एक कैमरा आता था ना B612, आता था ना, एक फिल्टर आता था B612, हाँ, उसकी वजह से एक धोखा हो गया था मेरे साथ, बताऊंगा कभी और। चलो कोई बात नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस इन एटमॉस्फेयर। अब देखिए एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे हैं, कक्षा 9वीं में बायोलॉजी में एक चैप्टर आता है नेचुरल रिसोर्सेस करके, जहां पर हम बच्चे को ये बताते हैं कि अर्थ के ऊपर जो 3 स्फीयर्स है, जैसे कि एटमॉस्फेयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी, और लिथोस्फीयर यानी कि जमीन। जब ये तीनों का इंटरेक्शन होता है तो बनता है बायोस्फीयर, जहां पर की जिंदगी पॉसिबल हो पाती है, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर क्या है? स्फीयर ऑन अर्थ कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस, या स्फीयर कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस। अर्थ के अलावा दूसरे प्लैनेट्स पे भी हो सकता है स्फीयर कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस। सिर्फ इतना सा हम यह बात करेंगे, स्फीयर कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी गैसेस का जो मिक्सचर है आपके अराउंड में, जो हवा है इसके अंदर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। सो दिस स्फीयर, जो अर्थ हमारी है, जो पृथ्वी हमारी है, इसमें जो ये गैसेस का मिश्रण है, इस पर्टिकुलर स्फीयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब एक बहुत बढ़िया मिसकंसेप्शन यहां पे दूर करूंगा। अगर आप पूछोगे कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो हर एक इंसान बोलेगा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है 78.08%।
दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस हर इंसान बोलेगा ऑक्सीजन है 20.95%। अगर आप पूछोगे तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस एटमॉस्फेयर में कौन सी है, बच्चा बोलेगा कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। गलत, आर्गन है इसका आंसर। तो तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस एटमॉस्फेयर में आर्गन है। चौथी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस बेसिकली हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। एंड देन रेस्ट अदर गैसेस जो है वो बेसिकली 0.01% है। तो ये हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस इन द एटमॉस्फेयर यानी कि वो स्फीयर जहां पर डिफरेंट गैसेस का एक मिक्सचर होता है ना। तो वहां पे नाइट्रोजन 78.08% है, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन 0.03% एंड रेस्ट अदर गैसेस 0.01% होती है। अदर गैसेस में जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अदर गैसेस आ जाएगी। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78.08% नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट करती है एज N2। फिर ऑक्सीजन गैस एग्जिस्ट करती है एज O2 20.95%, देन आर्गन गैस, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड देन रेस्ट अदर गैसेस। ठीक, पहला फैक्ट डन। अब यहां पर एक काम करता हूं, मैं एक लाइन बना देता हूं, ध्यान से देखना, एक लाइन बना रहा हूं, फटाफट से देखना। हमें थोड़ी और भी चीजें आगे पढ़नी है, थोड़ी सी स्पीड तेज करते हैं फटाफट से, और देखो फटाफट से। सेकंड, ऑक्सीजन जो हमारे पास एक नॉन मेटल है यानी कि अधातु है, इट इज द मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, दैट इज लिथोस्फीयर। तो यहां पे अब हम बात कर रहे हैं लिथोस्फीयर की, यानी कि अर्थ का वो स्फीयर जहां पर कि हम बात कर रहे हैं अबाउट द लैंड। बच्चा यहां पर कंफ्यूज हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अबुंडेंट एलिमेंट है अर्थ के क्रस्ट में, बच्चा बोलता है अरे नाइट्रोजन है। अरे भाई, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जमीन में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो हमारे पास एलिमेंट है वो ऑक्सीजन यानी कि एक नॉन मेटल है। इट इज द मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। उसके बाद आगे चलते हैं। सिलिकॉन यानी कि एक मेटलॉइड यानी कि एक उपधातु, ये क्या हो गया, एक अधातु। तो एलिमेंट्स की कैटेगरी में सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट अर्थ के क्रस्ट में लिथोस्फीयर में है सिलिकॉन। तो अगर किसी ने आपसे पूछा लिथोस्फीयर अर्थ का क्रस्ट यानी कि जमीन में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, आप बोलोगे ऑक्सीजन, एक नॉन मेटल। दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सिलिकॉन, एक मेटलॉइड। और तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है एल्यूमिनियम यानी कि एक मेटल। इट इज द थर्ड मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट एंड मोस्ट अबुंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। यानी जमीन के अंदर तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व एल्यूमिनियम है, और मेटल्स के केस में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो मेटल है जमीन के अंदर जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो एल्यूमिनियम हुआ। रैंकिंग समझ में आई? जितने भी एलिमेंट्स है, चाहे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड या नोबल गैसेस, उसमें सबसे ज्यादा जो जमीन में पाया जाएगा वो है ऑक्सीजन जो एक नॉन मेटल है, दूसरा सिलिकॉन जो एक मेटलॉइड है, और तीसरा एल्यूमिनियम जो एक मेटल है, पूरी एलिमेंट्स की कैटेगरी में। तो मेटल्स की कैटेगरी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा हुआ? समझदारी वाली बात है जी, ये सब एलिमेंट के ही टाइप है। तो रैंकिंग थर्ड पे कौन है सबसे मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट? एल्यूमिनियम। लेकिन मेटल्स के केस में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाएगा? एल्यूमिनियम। क्लियर है बात जी? अगले दो को भी याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बैठेंगे। इसमें नंबरिंग में दिक्कत है क्या? 1 2 3, ये 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। एस्टटीन यानी कि 80 इज द रेयरेस्ट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। सबसे कम आप कह सकते हैं जो पाया जाने वाला एलिमेंट है हमारे अर्थ के क्रस्ट में, दैट इज बेसिकली एस्टटीन। एंड यहां पर पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है ये हाइड्रोजन है। दिस एग्जिस्ट एज H2। इट इज द मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट फॉलोड बाय हीलियम एंड ऑक्सीजन इन द यूनिवर्स। यानी कि पूरे ब्रह्मांड की बात करें, पूरे यूनिवर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन,
उसके बाद है आपका हीलियम और तीसरे पे आता है आपके पास ऑक्सीजन। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स की बात अगर होती है तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन, फिर है हीलियम, फिर है ऑक्सीजन। किसी ने पूछा धरती के अंदर जो अर्थ का क्रस्ट है उसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्यूमिनियम। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हमारे पास एलिमेंट दैट इज नाइट्रोजन। ये सारे के सारे कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एग्जिस्ट एज, यानी कि एटमॉस्फेयर में N2 की तरह एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करती है एटमॉस्फेयर में? एग्जिस्ट एज O2। ये तो आर्गन मोनोएटॉमिक ही है। CO2 की तरह ही एग्जिस्ट करती है। ये याद होने चाहिए। अब अगर ये याद हो गए हैं तो सारे मेरे प्यारे भाई बहन एक बार आए भैया लगा देंगे कि यार भैया बात तो आपने बिल्कुल बढ़िया बताई है, अब इससे आपको सवाल भी करा दूंगा और आगे लेके जाऊंगा। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा आप क्यों बता रहे हो ये सब, आप ही के लिए अच्छा है, आप ही के लिए अच्छा है। आप अगले साल जैसे 12th क्लास में अगर एनडीए का पेपर देते हो या आगे चल के कोई भी सरकारी एग्जाम देते हो, आपके लिए काम आएगी ये बात, इसके लिए बताई मैंने, ठीक है। और इस पे बहुत सवाल आते हैं, इस पर्टिकुलर सिर्फ 2 स्लाइड से काफी सवाल आते हैं। तो कामना करता हूं आपके कंफ्यूजन भी क्लियर कर पाया होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सैंपल के तौर पे पीवाईक्यूज वाला में करवा देता हूं मैं, ये पीवाईक्यूज वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो बच्चा रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहा है, अगर वो नहीं देखना चाहता तो वो आगे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए 2010 के पेपर 1 में सवाल आया था, विच आर द मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स कौन से हैं? पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है, पूरे यूनिवर्स की, ठीक है। यस, अबुंडेंट मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कितना पाया जा रहा है, दैट इज अबुंडेंस, ठीक है ना। तो मोस्ट अबुंडेंट यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यश, ईशु, प्रत्युष, हिमांशु, देवांश, कार्तिक, तनुज, निमित, त्रिनभ एंड जुंगूक। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स पूरे ब्रह्मांड के अंदर कौन से हैं? इधर ध्यान से देखो, हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट फॉलोड बाय हीलियम एंड देन ऑक्सीजन। तो रैंक 1 पे कौन है? रैंक 1 पे है ये। रैंक 2 पे कौन सा है यूनिवर्स में पाया जाने वाला है? ये। और रैंक 3 पे पूरे ब्रह्मांड में पाया जाने वाला कौन सा है? ऑक्सीजन। तो उसने पहले 2 पूछे थे ना, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स पूछे थे, मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट्स इन यूनिवर्स, तो हाइड्रोजन, हीलियम सबसे ज्यादा पाए जाने वाले हैं। एनडीए 2010 पेपर 2, ये डिफेंस का एग्जाम है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग गैसेस प्रेजेंट इन द एयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हैज द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन। यानी सरल सी बात है, एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, इतना सा वो आपसे पूछ रहा है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? यार ऐसे किसी के नाम का मजाक मत उड़ाओ, अगर किसी ने लिखा है कोई नाम, उसका नाम होगा जंगू या कुछ भी नाम होगा, आप ऐसे मजाक क्यों बना रहे हो? तो गलत बात है बेटा, मत करो ऐसा, प्लीज ऐसे मत करो, इज्जत करो। मैंने हमेशा बोला है ना, सबकी इज्जत करो। उसका नाम होगा, उसके माता पिता ने रखा, रख दिया, ठीक है। उसका मजाक बनाने वाले तुम कौन हो? मत करो, जो तुम करोगे तुम्हें मिलेगा। इससे रिलेटेड तुमको एक कहानी सुनाऊंगा, एक बढ़िया सी, जो मेरे साथ अभी घटी, जो मैंने इंटेंशनली नहीं करी, अनइंटेंशनली हो गई। भगवान ने किसी को रिप्लाई करना होगा, भगवान ने रिप्लाई कर दिया उनको, मत किया करो। Which among the following gases present in the air near the surface of earth has the maximum concentration? करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या बात है, बहुत बढ़िया, चलना भाई। कार्तिक, आर्यन, हिमांशु, हर्षित, प्रत्युष, तनुज, निमित, यश, नितिन, दिव्यांकर, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 78.08%, दैट इज बेसिकली नाइट्रोजन।
तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सवाल भी हम आपको करवाएंगे जैसा कि प्रॉमिस किया था। तो जब तुम ये पढ़ लोगे तो तुम्हें अब क्या होगा भैया मैंने तो ये पढ़ लिया, तो बस यही बातें तो तुमको बाद में याद आएंगी। क्या याद आएगी? ये सारी की सारी बातें तुमको बाद में याद आएंगी कि सुनील भैया ने पढ़ाया था और हमने इस चीज को पढ़ा था। कौन सी बातें? ये सारी की सारी बातें। कौन सी बातें? ये सारी की सारी बातें तुम्हें याद आएंगी। वरना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिर से पढ़ना पड़ता और तुमको लगता सुनील भैया ने पढ़ाया नहीं, तो सुनील भैया ने पढ़ाया था, तो तुम्हें बाद में सारी की सारी बातें याद आएगी कि वाह यार सुनील भाई यार आपने तो बिल्कुल पढ़ाया था, मजा आ गया यार सुनील भैया यार। चलो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विद मिनरल्स एंड ओर्स। व्हाट इज अ मिनरल एंड व्हाट इज अ ओर? तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर। कितना गंदा गाते हो बे, कितना गंदा गाते हो। कान आंख नाक नाखून सब जगह से खून निकाल दिया भैया, पता है पता है। चलो आ जाओ इधर फोकस करते हैं, इधर फोकस करते हैं भाई। ए भाई साहब कई चाल रही बटी ने कशो एंड भाई साहब चलेगी अभी किलास, इधर बंद करो नहीं तो एंड एंड लिखने लग गए नोटी बॉयज। इधर फोकस। तो देखो बेटा सही लिखा, सही लिखा अपन ने। मेटल्स यानी कि भैया अपना हो गए धातु। तो मेटल्स ऑकर नेचुरली यानी कि अपने आप ऑकर करते हैं नेचुरली। मेटल्स ऑकर नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स यानी कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एंड कंपाउंड्स यानी कि कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कंबाइंड स्टेट। ठीक है। सो मेटल्स ऑकर नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन द अर्थ्स क्रस्ट और बेसिकली सी वाटर। सी वाटर बेसिकली बन जाता है हमारे पास माइनर सोर्स और अर्थ क्रस्ट हमारे पास बन जाता है फॉर एग्जाम्पल यहां पर मेजर सोर्स। ठीक है। सो दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज मिनरल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। ठीक है। तो मिनरल्स क्या है हमारे पास? जो मेटल्स यानी कि जो हमारे धातु हैं वो नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स या तो हमें अर्थ क्रस्ट में या सी वाटर में मिलते हैं, इन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। तो जो हमारे मेटल्स यानी कि जो हमारे धातु हैं या तो हमें फ्री फॉर्म यानी कि एलिमेंटल फॉर्म या कंपाउंड फॉर्म यानी कि यौगिक के फॉर्म में कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, या दोनों ही फॉर्म में फ्री या कंबाइंड दोनों साथ में भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन पर्टिकुलर फॉर्म्स में या तो हमें अर्थ क्रस्ट में मिले या बेसिकली समुद्र के पानी में मिले, इन्हें हम बोलते हैं बेसिकली मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। क्या बात है। अब ये मिनरल्स जब आपके जमीन के अंदर आपको मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे, आप इसको जमीन से खोद के फॉर एग्जाम्पल निकाल रहे हो, तो जमीन से अगर आप खोद के निकाल रहे हो तो बिल्कुल एकदम साफ सुथरे तो होंगे नहीं, क्यों तोड़ के निकाला ये ना धो के में मेटल बाहर आ गया, नहीं, वो तो गंदा होगा, कंबाइंड फॉर्म में होगा, गंदा होगा, उसमें मिट्टी लगी होगी, लाइमस्टोन लगा होगा, तो हटाना पड़ेगा, निलाना पड़ेगा ना। जमीन से निकालोगे तो बोलोगे ना नाले बेटा नाले, निरमा साबुन से नाले, तो वो निलाना धुलाना पड़ेगा ना बेटा। हाँ समझदार बच्चे। तो अब इसको निलाएंगे, बढ़िया, पर निलाने के समय जो गंदगी निकलेगी उसको क्या बोलेंगे? सो द अर्थली एंड द रॉकी इंप्योरिटीज दैट आर एसोसिएटेड विद द मिनरल आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। ठीक है। तो जो भी अर्थली और रॉकी इंप्योरिटीज यहां पर होंगी, फॉर एग्जाम्पल यहां पर होगा हमारे पास सैंड होगी, या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लाइमस्टोन होगा, एटसेट्रा। तो जब हम इसको जमीन से निकालेंगे हमारे मिनरल को, और इस मिनरल को अभी हम क्या बोलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर मिनरल है, इसके साथ जो भी गंदगी लगी हुई है, अर्थली और रॉकी इंप्योरिटीज है, जैसे कि मिट्टी हो गई, लाइमस्टोन हो गया, सब जो भी उसके साथ अड़े हुए हैं, चढ़े हुए हैं उसके ऊपर, इन सबको हम बोलते हैं गैंग और मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? 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 गैंग और मैट्रिक्स। इनको हम ध्यान से सुनना तुम। देखो यार मैं राजस्थान में पढ़ाता था ऑफलाइन में, ठीक है, तो मैंने मेरी मम्मी के इंस्टीट्यूट पे
भिलवाड़ा में चलता था ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, उसपे हमेशा फ्री में पढ़ाई साइंस। तो हमारा एक दोस्त, मतलब अब दोस्ती बोलेंगे, अब तो बड़े हो गए वो छात्र, जब मैं 9वीं 10वीं में तब से पढ़ा रहा हूँ मैं। जब मैं 10वीं में आया था पहला बैच था मेरा, तो मैंने उसमें पढ़ाना स्टार्ट किया। शायद पहला बैच था मेरा, सेकंड बैच था, मैं 11th में था तो 10th को पढ़ा रहा था। ठीक है, वो मस्त छात्र था यार, वो बहुत बढ़िया छुरा था यार। वो उसने पता क्या किया, वो इसको क्या बोला पता है, सनी भैया, तो आपका नाम सन्नी था, सनी भैया वो मिनरल से गंगू हटाएंगे, गंगू। मैं क्या हटाएंगे, क्या गंगू हटाएंगे। तो बेटा पहले तो ये गंगू नहीं है, ये तुम ऐसे ऐसे जुल्म मत किया करो, है ना। ये मैंने बच्चों से ही सुना है, इसको गंगू बोलते हैं, इट इज बी लाइक गंगू गंगू। अरे बेटा वो गैंग जो है ना, वो ऐसी चिढ़ जाएगी तुम्हारे से, कई कशो गंगू भैसा। कौन गंगू, गंगू अंगू नहीं है ये, गैंग, गैंग, GANG, गैंग। यू और ही साइलेंट है। हाँ, ये अंग्रेजी भाषा ऐसी इलॉजिकल सी है, समझ रहे हो ना। हाँ, अंग्रेजी भाषा की मजे, अंग्रेजी भाषा के तुमको बताऊं, मजे दिलाऊं। देखो अंग्रेजी भाषा के, देखो DENGUE, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, डेंगी। अच्छा, डेंगी, तो TONGUE क्या होगी, उस हिसाब से क्या होना चाहिए, टंगी, डेंगी। अरे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, डेंगी। ऐसे तो प्रोनाउंस करते हैं अपन इसको, डेंगी। तो फिर ये टंग क्यों है, ये क्या होना चाहिए था, टंगी, है ना, टंगी होना चाहिए था। अच्छा, और ये क्या होना चाहिए था, गैंगी, ये होना चाहिए था ना, गैंगी, ऐसे होना चाहिए था ना। बोलो हाँ है ना, बिल्कुल दिल से बताओ भाई। जब आखिरी में तुम्हारे पास GUE आ रहा है और GUE आ रहा है और GUE आ रहा है, अब पता नहीं यहां पे कौन सा फोनेटिक लगता है, शायद इस रूल के बारे में अभी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो भैया ये होता है डेंगी और ये होता है, तो ये टेंगी होना चाहिए और ये होना चाहिए गैंगी। लेकिन अंग्रेजी भाषा का जादू देखिए आप, अंग्रेजी भाषा इसको बोलती है टंग, टंग। तो ये टंग ऐसे होता है प्रोनाउंसिएशन, टंग, है ना। और ये होता है गैंग। अच्छा, तो ये डैंग होना चाहिए। हाँ, कोई भाषा में कोई लॉजिक ही नहीं है। इसको याद करना है डेंगी, इसको याद करना है टंग, इसको याद करना है गैंग। भाई साहब कई चाल रही हो अटी ने, है इससे बड़े तो हमारी मेवाड़ी भाषा है भाई साहब, मजा आता है बोलने में, है हमारी हिंदी भाषा है, मजा आता है। लॉजिक तो है, इधर कोई लॉजिक ही नहीं है। डेंगी तो टंगी तो गंगी, अब ये हो गया टंग तो ये हो गया गैंग। भाई साहब कहीं चाल रही हो अटी ने, है क्या चल रहा है ये। और तुमको दिखाऊं, अभी तुम देखना, अभी ये देखो, ये क्या होता है, PUT पुट, ये पुट होता है। तो BUT क्या होना चाहिए, बुट होना चाहिए, और CUT क्या होना चाहिए, कुट होना चाहिए। बात एक लॉजिक ही नहीं है, पुट तो बुट तो कुट नहीं, ये कट तो ये बट और ये पट। बात सही है कि नहीं है, देखो PUT पुट तो BUT बुट तो ये कुट, अब ये कट है तो ये बट है तो ये पट होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ये है कट, ये है बट, ये है पुट सब याद करना ही पड़ता है, यही तो दिमाग को खत्म करता है ना। जब लॉजिक लगाने जाओ तो तुम्हारा लॉजिक लगता नहीं है, तो फिर आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ये कैसी बावड़ी भाषा है, ये कशी भाषा है भैया लंबे लंबे वर्ड बना देते हैं। फ्लॉसिनोसिनी हिली पीलीफिकेशन, मैंने वर्ड याद किया था, मैंने ऐसे बहुत सारे वर्ड याद करता था, मेरे को मजा आता था इंग्लिश के वर्ड याद करने में। फ्लॉसिनोसिनी हिली पीलीफिकेशन, इसका मतलब है वर्थलेस। अरे इतना बड़ा शब्द याद करना ही वर्थलेस है। कच्ची इंग्लिश भाषा, समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो भाई, मेरी बात समझ रहे, समझ रहे हो, घूरो मत यार भाई, घूरने लग गया है, घूरने लग रहा है चलो कभी इंग्लिश पढ़ाएंगे तुमको बताएंगे सब। हाँ, एक बार मैंने कहा, वो मेरे को डेंगू हो गया, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैं बैंगलोर में था, जो उन्होंने ब्लड निकाला, तो बात वो देख रहे थे भाई रिपोर्ट में क्या है और सब। तो मैंने उनसे सवाल पूछ लिया, मैंने कहा मैम, कहती यस, मैंने कहा आई हैव अ क्वेश्चन, कहती है प्लीज आस्क। मैं कहा सी वाई DENGUE। अब वहां जाके मुझे पता चला इसको डेंगू बोलते हैं। भाई अपन यार यहां रहते थे, अपन तो डेंगू ही बोलते थे, इतने बढ़िया स्कूल से पढ़े, तभी वहां लोग डेंगू कहते थे।
हाँ, अस्थमा को हम एजमा बोलते थे, वो मैं मानता हूं, लेकिन डेंगू को तो डेंगू ही बोलते थे। वहां गया मैं, तो डेंगू हो गया, वो मैडम का मैंने इट्स डेंगी। अब मैं कहा यार ये क्या चल रहा है यार, डेंगी कब हो गया ये? उन्होंने कहा डेंगी है ये। मैं कहा अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने उनसे क्या सवाल पूछ लिया, मैंने कहा सी TONGU इज टंग, तो इट शुड बी डंग। इफ इट इज डेंगी इट शुड बी तंगी। वो कहती पागल है क्या? वो मेरे साथ दोस्त तो एक विक्रम आता, कहती इसको ले जाए, पगला हो गया है, इसको क्या है डेंगू के बुखार क्या है, दिमाग पे असर हो गया है, ये पागल है, इसको ले जाओ यहां से। अब वो क्या, सवाल पूछने की गंदी आदत है मेरी, सवाल बहुत पूछता हूं मैं, सवाल बहुत पूछता हूं, तुमको भी पूछने चाहिए। चलो अभी देखो एक सवाल पूछता हूं, देखो सवाल पूछता हूं, लेट अस कंसीडर टू मिनरल्स बेटा, एक है बेटा क्ले और एक है बेटा बॉक्साइट। सवाल पूछने की गंदी आदत है। अब सवाल तुमसे पूछता हूं कि दो मिनरल्स है तुम्हारे पास, एक क्ले है जिसमें एल्यूमिनियम है, एक बॉक्साइट जिसमें एल्यूमिनियम है। अब मुझे बताओ कि एक्सट्रैक्शन में किससे करूं एल्यूमिनियम का, एक्सट्रैक्शन में किससे करूं एल्यूमिनियम का, जल्दी से बताओ। ये ए है मेरे पास क्ले और ये बी है मेरे पास बॉक्साइट। फ्रॉम विच मिनरल शुड आई एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम। अब देखिए दोनों के अंदर एल्यूमिनियम है, दोनों में एल्यूमिनियम है, इसमें भी है और इसमें भी है, क्ले में भी एल्यूमिनियम है, बॉक्साइट में भी एल्यूमिनियम है, लेकिन मैं किससे एक्सट्रैक्ट करूं, जल्दी बताओ। हाँ, ये अपने नॉटी बॉयज बहुत अच्छे बच्चे हैं यार, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसी पढ़ाई लिखाई करते रहा करो, मस्ती भी करते रहा करो, सोचते भी रहा करो। ये सारे बच्चे कैसे सही आंसर दे रहे हैं? ये तुमने सब पहले पढ़ लिया क्या? जी क्या चीटिंग चल रही है क्या? वो नहीं होता था 10th ए में टीचर पढ़ा रहा हूं, 10th बी में उसने पहले ही पढ़ा दिया, 10th बी से कॉपी लिया है अपन उससे टीचर्स आगे चल रहे हैं। किया नहीं किया है? तुमको ये ट्रिक बताऊंगा मैं अभी टाइम बचाने की। देखो तुम्हारे स्कूल में मल्टीपल सेक्शन अगर हो ना, पहले अपना होमवर्क और क्लास वर्क करके बैठ जाया करो। मैं ये करता था, मैं टीचर बोल रहा है उस समय कुछ और करता था, मैं पहले क्लास वर्क करके रखो, बट उसमें क्या अपने दोस्तों से सेटिंग रखना। मेरे एक दोस्त ने मेरे को फंसा दिया था, दोस्त तो क्या कहो, धोखा दे दिया था। तुमको बताऊंगा एक ट्रिक बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़िया ट्रिक होती है ये। ईशु, हिमांशु, प्रत्युष, तनुज, हर्षित, प्रियांशु, शारिक, कार्तिक, यश एंड दादा। दादा, क्या बात है दादा, ओके दादा, डन है दादा, डन है मेरे भाई। तो लेट्स कंसीडर टू मिनरल्स, किससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, बॉक्साइट से। अब क्यों करेंगे बॉक्साइट से, देखिए बॉक्साइट कंटेन्स एल्यूमिनियम, क्ले ऑल्सो कंटेन्स एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन इज डन फ्रॉम दिस ओनली। हम एक्सट्रैक्शन यहां पर सिर्फ और सिर्फ बॉक्साइट से करते हैं एल्यूमिनियम का, क्ले से नहीं करते। अब बच्चों के दिमाग में सवाल बहुत ज्यादा परेशान करता है उनको कि अरे यार क्ले में भी एल्यूमिनियम है, बॉक्साइट में भी एल्यूमिनियम है, फिर ये भेदभाव क्यों? अब ये भेदभाव नहीं, इसे कहते हैं दिमाग लगाना। अब यहां पर दिमाग लगाया जाता है, और दिमाग क्या लगाया जाता है ध्यान से समझिए। तो यहां पर हम बोलते हैं मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम मिनरल्स ओनली बिकॉज। आप सारे मिनरल्स से कभी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे बेटा, आप उसी मिनरल से मेटल को या धातु को एक्सट्रैक्ट करेंगे जहां से आप उसको सस्ते में निकाल पाए और आसानी से निकाल पाए। मतलब metals are extracted from some minerals only because the process of extraction of metals from that mineral is not economical. हमें कैसा चाहिए, we want as economical as possible, यानी कि हम जितना सस्ता कर सकते हैं उसके एक्सट्रैक्शन को हमें उतना सस्ता करना है। जितना ज्यादा हमारा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस सस्ता हो पाए हमें कोशिश करनी है उतना सस्ता हो जाए, आप याद करना इस बात को। दूसरा, देयर आर सम इंप्योरिटीज और सर्टेन इंप्योरिटीज दैट आर डिफिकल्ट टू रिमूव, यानी कि इनकन्वीनियंट प्रोसेस हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर इनकन्वीनियंट होता है कुछ गंदगी को हटाना। अब उस इनकन्वीनियंस की वजह से क्या होता है, बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ जाते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस महंगा हो जाता है। तो सरल भाषा में धंधे की बात यानी कि बिजनेस की बात यहां पर यह है,
आपको उस मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है जहां से उसे निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल हो और कन्वीनियंट हो, यानी कि आप आसानी से निकाल पाए और साथ ही साथ आपको सस्ता पड़े। अगर आप आसानी से नहीं निकाल पा रहे मेरे मित्र, तो आपको उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लगाने पड़ेंगे, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। जितना आपका एक्सट्रैक्शन सस्ता हो सकता है, आप उतना सस्ता करने की उसे कोशिश करेंगे। तो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन सिर्फ कुछ ही मिनरल से होता है, क्योंकि जब हम उसे निकाल रहे हैं तो हमें चाहिए कि वो प्रोसेस हमारा सस्ता हो, साथ ही साथ कन्वीनियंट हो। कन्वीनियंट मतलब आसानी से निकाल पाए। अगर हम आसानी से नहीं निकाल पा रहे, बहुत दिक्कत है। फिर there are certain impurities that are difficult to remove, that is inconvenient to remove या difficult to remove, या आप ये कह सकते हैं और difficult to remove। ठीक है जी सुनील भैया। तो फिर इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम क्या बोलते हैं? ध्यान से आप मेरी बात को सुनना, ध्यान से राजा बेटा मेरी बात को सुनना, ध्यान से राजा बेटा मेरी बात को सुनना। द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली आर कॉल्ड ओर्स। यानी कि वो मिनरल्स जिससे कि हम मेटल को सस्ते में निकाल पाए और आराम से निकाल पाए, उन्हें बेसिकली हम बोलते हैं ओर्स। तो सारे मिनरल से आप मेटल को इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली नहीं निकाल सकते, कुछ से निकाल सकते हो। तो ये जो कुछ है इसका नाम है ओर। क्या है? ओर। तो यहां पर अपन ये लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा क्ले, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ओर। तो मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम एंड ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। Is clay a mineral of aluminium? Yes. Is ore? नहीं. This is not ore. This is bauxite. ठीक है? Yes. अब मुझे बताइए, क्या आपका जो क्ले है दैट इज द मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम? यस। क्या बॉक्साइट एक मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम है? यस। ये दोनों के दोनों मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम है। पर क्ले इज नॉट द ओर ऑफ एल्यूमिनियम while bauxite is। तो आपके मिनरल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन और सबके सब नहीं होंगे। और वो होगा जिससे हमारा मेटल का एक्सट्रैक्शन सस्ता पड़े और आसानी से हो जाए। क्लियर है बात? जी सुनील भैया। तो इसी को हम बोलते हैं दस ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। यानी कि जितने भी ओर है वो सारे के सारे मिनरल तो होंगे, बट सारे मिनरल आपके ओर होना पॉसिबल नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग में ऐसे स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको वेन डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, होमवर्क दूंगा आज का तो मजा आएगा आपको। उसके बाद अच्छा ये चीज होगी तो फिर क्या गाना गाएगा बॉक्साइट? बॉक्साइट एक गाना तो गाएगा। बॉक्साइट भी लाइक बॉक्साइट टू एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्यूमिनियम से क्या गाएगा? बॉक्साइट एल्यूमिनियम से कहेगा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा। तो बॉक्साइट टू एल्यूमिनियम भी कि भैया मैं हूं तेरी ओर, 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 मैं हूं तेरी ओर। क्या है? ओर है। क्या बात है। Now it is interesting to note that ores of most of the metals exist as oxides. This is because oxygen is a very reactive element and is abundant in the earth's crust and is most abundant in the earth's crust. तो हमको ये पता है कि जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं उनके ओर्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एज ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यू नीड टू रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो मेरे राजा बेटा है उनका जो ओर है दैट इज द ऑक्साइड फॉर्म में रहते हैं। वो दे आर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, 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 दे आर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं
दे एग्जिस्ट एज ऑक्साइड। मोस्ट ऑफ द मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं एज ऑक्साइड बिकॉज ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अबुंडेंटली अवेलेबल है अर्थ क्रस्ट में। मैंने बताया था बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट जो है आपका अर्थ क्रस्ट में वो ऑक्सीजन है। तो वो मेटल्स के साथ इजीली कंबाइन करके क्या बना लेता है, मेटल का ऑक्साइड बना लेता है। तो यानी कि मोस्ट ऑफ द ओर्स जो आपके पास है वो है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, क्योंकि ऑक्सीजन काफी ज्यादा रिएक्टिव भी है और काफी ज्यादा पाया भी जाता है, तो फटाफट से रिएक्ट कर लेता है मेटल से एंड दे एग्जिस्ट एज मेटल का ऑक्साइड। ठीक है बेटा, चलो ऑल राइट ऑल राइट। अब ये एक सवाल मैं आपको होमवर्क देता हूं, कैन यू ड्रॉ वेन डायग्राम रिलेशनशिप बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। आपको ये वाली जो रिलेशनशिप है डायग्राम किस पे बनाना है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। इस पे एक वेन डायग्राम बनाना है, दिमाग लगाना है थोड़ा अपन को। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। आपको इसके ऊपर एक वेन डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, सोचना है इसके बारे में। बहुत मस्त सवाल मैंने यहां पर आपको ये दिया है। दिस इज अ पार्ट ऑफ टुडेज होमवर्क। इसको मैं नीचे ले जाता हूं। अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक यहां पर मैं आपको कराऊंगा, है ना, क्योंकि क्लास काफी लंबी हो जाएगी वरना। ठीक है, ये वाला क्लास नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, ये भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, काफी लंबा हो जाएगा वरना। डन। अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक, कुछ मेटल्स के आपको मैं ओर्स याद कराता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एंड स्कूल एग्जाम्स। आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन हर साल देखने के लिए मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर हमारे पास मेटल है सोडियम, तो सोडियम के ओर का नाम है रॉक सॉल्ट। क्या नाम है इसका, रॉक सॉल्ट। हमने पढ़ा था रॉक सॉल्ट के बारे में, जी सुनील भी पढ़ा था रॉक सॉल्ट के बारे में। इसका फॉर्मूला जो है दैट इज बेसिकली NaCl। द फॉर्मूला इज NaCl। तो रॉक सॉल्ट की यहां पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी सुनील भैया, बहुत बढ़िया। तो सोडियम यानी कि हमारे पास नेम ऑफ ओर इज रॉक सॉल्ट, सॉलिड फॉर्म ऑफ NaCl। सॉलिड फॉर्म ऑफ NaCl। सुनील भैया NaCl तो सॉलिड फॉर्म में ही होता है। यस, डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पर लिख दिया कि यहां पर हम सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो केमिकल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा बेटा, NaCl हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेटल का जो ओर है उसका नाम है बॉक्साइट एंड द केमिकल फॉर्मूला इज Al2O3 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O। मोस्ट जनरल फॉर्मूला Al2O3 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O डॉट X ऑफ H2O के नाम से भी मेंशन किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा मेटल हमारे पास है जिंक, और जिंक का हमारे पास पहला ओर है दैट इज जिंक ब्लेंड, और दूसरा हमारे पास है कैलामाइन। तो जिंक ब्लेंड इज ZnS एंड कैलामाइन इज ZnCO3। दोनों के दोनों याद रखिएगा, आपके बोर्ड्स में भी इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों। Zinc blend is ZnS and calamine is ZnCO3. Talking about iron, so let's move on to iron now. Iron हमारा मेटल, इसके और है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट और साइड्राइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट और साइड्राइट। हेमेटाइट इज Fe2O3, है ना, हेमेटाइट इज Fe2O3, मैग्नेटाइट इज Fe3O4, आयरन पायराइट इज FeS2 एंड साइड्राइट इज FeCO3। तो ये आपको याद रखना है। ये सारे के सारे जो आपके चार ओर्स हैं, यू नीड टू रिमेंबर देम। पहला हेमेटाइट इज Fe2O3, मैग्नेटाइट इज Fe3O4, आयरन पायराइट इज FeS2 एंड साइड्राइट इज FeCO3। लेट्स मूव ऑन फर्दर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉपर। कॉपर हमारे पास है कॉपर ग्लैंस, क्यूपराइट और कॉपर पायराइट। कॉपर ग्लैंस, क्यूपराइट एंड कॉपर पायराइट याद रखेंगे। कॉपर ग्लैंस इज Cu2S, क्यूपराइट इज Cu2O, कॉपर पायराइट इज CuFeS2। याद रखो मेरे साथ, कॉपर मेटल के ओर्स का नाम है कॉपर ग्लैंस, क्यूपराइट and copper pyrite. तो copper pyrite is CuFeS2. Talking about cuprite is Cu2O. Talking about copper glans is Cu2S. Copper glans is Cu2S, cuprite is Cu2O, copper pyrite is CuFeS2, hematite Fe2O3, magnetite Fe3O4, iron pyrite is FeS2 and siderite is FeCO3. इसमें एक लिमोनाइट भी आ जाता है। चलिए, उसके बाद मरकरी, काफी बार पूछा गया। मरकरी के ओर का नाम है सिन्नाबार। और का जो अपने पास फॉर्मूला है दैट इज बेसिकली HgS। क्या बात है, बहुत बढ़िया। टॉकिंग अबाउट लेड दैट इज Pb। गैलीना, तेरे बिना भी क्या जीना,
ओ गैलीना तेरे बिना भी क्या जीना। आरआरबी जेई और एसएससी जेई वालों को पता नहीं इससे क्या प्यार है, इसके ऊपर सवाल पूछते ही हैं। बताइए गैलीना किस मेटल का आपका ओर है? तो गैलीना का फॉर्मूला है पीबीएस एंड दैट इज द ओर ऑफ मेटल लेड। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। जी सुनील भाई, चलो यहां तक आज की क्लास का काम हमारा होता है खत्म। एक बार लिख देंगे आए भैया। तीसरा टॉपिक आज हम कवर नहीं कर पाए हैं, वी विल स्टार्ट दैट इन द नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। तब तक के लिए एक बार आए भैया लिख दीजिए। चलो बहुत बढ़िया। तेरे बिना भी क्या जीना ओ गैलीना, तेरे बिना भी क्या जीना, हो तेरे बिना भी क्या जीना। चलिए आपको एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं। देखिए बात है समय के ऊपर। देखिए समय कैसे जवाब देता है लोगों को, वो बहुत बढ़िया बात है। आज आप जो चीज सीखेंगे बहुत बढ़िया चीज सीखेंगे। तो यहां पर मैंने किसी इंसान को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन समय ने उस इंसान को जवाब दे दिया। तो क्या है वो, मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं हमेशा से बोलता हूं कि हम बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, या आप बोल सकते हो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जहां पर हमारे घर में पैसे का बड़ा अभाव था। और हमारी माता जी जो भी जानते हैं भिलवाड़ा में काफ़ी उन्होंने मेहनत करी। अपना कोचिंग सेंटर हमारे घर में ही चलता था, स्कूल में जॉब, कोचिंग सेंटर घर में चलता था। तो घर की जो एनुअल इनकम थी काफ़ी कम हुआ करती थी, ठीक है। और हमें तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई भाई, कम है ठीक है, परमात्मा जितना दे रहे उतना हम ले रहे, है ना। तो क्या है ना कि पर मैं स्कूल में बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता था, जो भिलवाड़ा का बंदा बढ़िया स्कूल है, सबसे टॉप स्कूल, वहां पर मेरी एजुकेशन हुई। तो मेरी माता जी और मेरे पिताजी ने काफी स्ट्रगल करके हमें वहां तक पढ़ाया। और ये सारी कहानी आपके साथ भी हो रही होगी, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली में यही चल रहा होता है। माता पिता खुद को एकदम बिल्कुल घिस देते हैं अपने छात्र, अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करने के लिए, अच्छे स्कूल में भेजने के लिए। हर घर में होता है, आपके घर में भी होता होगा, मेरे घर में भी हुआ है। उसी सेम स्टोरी से मैं यहां तक आया हूं। तो मेरी क्लास में ये जो मेरे सामने पड़ोस में रहता ना लड़का, इसका छोटा भाई मेरे क्लास में आया 11th क्लास में, ठीक है। अब मैं 11th क्लास में क्या था, सीआर बन गया था, है ना, हेड बॉय था। मतलब उस समय 11th क्लास साइंस का सीआर मतलब हेड बॉय, एक तरीके से हमारे यहाँ पे एक रूल था, ठीक है, कि हर क्लास के क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, लेकिन 11th साइंस का जो सीआर है या 12th साइंस का जो सीआर होगा, उन दोनों में से कोई एक हेड बॉय बनेगा। तो उस समय मैं 11th साइंस सीआर था तो हेड बॉय बन गया था, और 12th साइंस सीआर था तब भी हेड बॉय मैं ही बना था। स्कूल वालों का प्यार। तो अब मैं थोड़ा सा ऐसे सही चीजों को सही बोलना, गलत चीजों को गलत बोलना, तो दोस्ती में मैं ये सब चीजें नहीं देखता था। उसको लगता था कि हम पड़ोसी हैं तो दोस्ती निभेगी, वो कुछ भी करेगा तो आई वोंट टेक एनी एक्शन। तो पर मेरे साथ ऐसा था कि गलत करोगे तो गलत तो मिलेगा, ठीक है। तो उसने ऐसे क्लास में बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये तो गरीब लोग हैं, ये तो घर में पैसा नहीं है ना, माँ बाप दिन भर खुद को घिसते रहते हैं, है ना, ये तो स्कूल में आ गया, पता नहीं कैसे आ गया, किससे भीख मांगी होगी पैसे की, यहाँ तक आ गया, ये वो, मतलब ऐसे बहुत कुछ बोल दिया। मैंने उसको बड़ा प्यार समझा, मैं कहा ठीक है यार भाई, तेरे घर में पैसा अच्छी बात है, वो काफ़ी अमीर है भाई, मम्मी पापा सरकारी नौकरी में, काफ़ी पैसा, हम गरीब थे, ठीक है ना यार, उसमें क्या दिक्कत है, कोई उसमें दिक्कत थोड़ी है यार, नहीं है पैसा नहीं है, उसमें क्या बड़ी बात हो गई, नहीं है तो नहीं है। और आज भी ऐसा कुछ नहीं, बहुत है, ठीक है, भगवान की कृपा है, जहां से यहां तक आए बहुत आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, आपको कुछ मिल रहा है। आप संसार में खाली हाथ आते, संसार आपको बहुत कुछ देता है। हम संसार में बिना वस्त्रों के आते हैं, हमें बहुत कुछ देता है संसार, तो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। तो भाई ऐसे बहुत नेगेटिव नेगेटिव बोल देता था और ये सब, तो मैंने एक बार उसको समझाया ऐसे मत बोला करे भाई, देख वी डोंट हैव एनी पर्सनल ग्रजेस, तो ये सब चीजें बोलने का कोई मतलब बनता नहीं है, और तेरे पास भी जो है वो तेरे माँ बाप का है, तेरा नहीं है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से हमने कभी कॉन्वर्सेशन नहीं किया, वी नेवर टॉक टू ईच अदर, एंड आई वाज लाइक ठीक है। तो अभी मैं घर जा रहा था ना, तो हम रेलवे स्टेशन पे मिले, वही लड़का सेम मेरे को रेलवे स्टेशन पे मिला, मेरे ही होम टाउन का, मेरे घर के सामने रहता है। अभी भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, मतलब जिंदगी ने इतनी ठोकरें देने के बाद भी आप यहां तक पहुंच गए, आप में कोई परिवर्तन ही नहीं है। तो भाई मेरे साथ खड़े थे, तो ऐसी बात अभी भी पैसे की चौड़, क्या हो, तू नौकरी कर रहा है क्या, अरे यार ये क्या ही है, इतनी नौकरी से आदमी क्या ही कमाता है, हम तो धंधे वाले लोग हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। मैंने कहा सही है भाई, अच्छी बात है भाई, क्या बोलूं मैं, बढ़िया भाई सही है। तो उन्होंने बोला चल ठीक है, मेरी तो टिकट है 2 AC में, तू देख ले भाई तेरे को कहाँ बैठना है। मैंने कहा हाँ हाँ मैं देख लूंगा भाई, ठीक है डन है। अब मैं क्यों बताऊं कि मैं कहाँ बैठने वाला हूँ, ठीक है,
भाई ने बोल दिया मेरी तो 2AC में टिकट है, मैं जा रहा हूं, तू देख लेना। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, डन है, मिलते हैं। अब मैं यूजुअली 3AC से ट्रेवल कर लेता हूं, मेरे को उस समय घर जाना था, रिकॉर्डिंग्स करनी थी, टिकट नहीं मिल रहा था, तो 3AC छोड़ के मैंने 2AC देखा, वो भी नहीं मिला, तो मैंने 1AC में एक सीट थी, बट मेरे को जाना तो है ही, क्योंकि जन्माष्टमी तो मनानी है, तो मैंने 1AC में टिकट ले लिया। वो इंटेंशनल नहीं था, भगवान शायद चाहते होंगे, मैंने 1AC में टिकट ले लिया। ठीक है, अब एक ही सीट अवेलेबल थी, मेरे को 1AC में टिकट मिल गया। और उस ट्रेन के अंदर HA1 करके कोच होता है, जहां पे 2AC आधा होता है और आधा 1AC होता है। ठीक है, तो मैं कोच में पहुंचा, थोड़ी देर में सेटल होने के बाद मैं ऐसे वॉशरूम के लिए निकला, तो वो भी आ गया। तो उसमें वो देखा, अबे तू यहां क्या कर रहा है 1AC में। मैंने कहा भाई मेरी टिकट 1AC में है। भाई वो शॉक हो गया, क्योंकि उसकी 2AC में थी। मैंने कुछ भी नहीं बोला उसको, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने उसे बोला मेरी टिकट यहाँ है। ठीक है, उस भाई ने इतना वो शौक में आ गया कि उस भाई ने मेरे से बात ही नहीं करी। बहुत छोटी सी बात है, तो शायद भगवान मैसेज देना चाह रहे होंगे, है ना। और फिर वो वहां चला गया। मतलब उससे मेरे से ना, हम भिलवाड़ा उतरे तब भी बात नहीं करी, और मेरा वैसा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्यों बात करनी, है ना। तो कभी कभी क्या है कि समय लोगों को जवाब दे देता है। तो मैं आपको बस ये सिखाना चाह रहा हूं, अगर आपकी क्लास में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, प्लीज डोंट गिव देम एनी रिप्लाई ऑन देयर फेस। भगवान को रिप्लाई करने दीजिए, समय को रिप्लाई करने दीजिए। समय के पास बहुत ताकत है, समय बड़ा बलवान है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं सबसे ज्यादा ताकत है समय के पास, समय बड़ा बलवान है। और समय की सबसे खास बात यह कि समय बदलता बहुत सही तरीके से है, बदलता भी है। ऐसा नहीं आज कोई पावरफुल है कल भी रहेगा, नहीं रहेगा। जब सरकारें बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, तो चीजें भी बदलती रहेंगी, आपका समय भी बदलेगा आपके कर्मों के अनुसार। सो आप लोगों के साथ अच्छा करिए। देखिए मैंने आज तक उसको कभी कुछ गलत नहीं बोला, ना मैं जिंदगी में आगे चल के कभी बोलूंगा। मैंने ये चीज एनालाइज करी यार, वो शौक ही हो गया, भगवान ने रिप्लाई किया। ठीक है, तो कभी कभी समय को रिवेंज लेने देते, अपना रिप्लाई खुद ना करें, समय को लेने देते, ज्यादा बेटर है। बस एज अ बड़ा भाई मैं आपको यही सिखाऊंगा कि एज अ बड़ा भाई मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं, इग्नोर। देयर विल ऑलवेज बी पीपल लाइक दीज हु विल कम इनटू योर लाइफ and will try to poke you for irrelevant things. You need to ignore them. Time will automatically reply. समय को रिप्लाई करने दीजिए। आप अपने कर्मों को अच्छा रखिए, आप ईमानदारी से कर्म करिए, मेहनत करते चलिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते चलिए। मां बाप का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके कर्म अच्छे हैं। संसार की, इस ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपके साथ कुछ गलत हो जाए। कुछ भी गलत नहीं होगा आपके साथ। अगर कुछ भी होगा तो वो ताकत है जो आपको रोक के बचाएगी। देख लीजिएगा, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आज नहीं तो कल होगा। बहुत सारी चीजें मेरे साथ भी बहुत ज्यादा गलत हो जाती है, मैं बोलता हूँ यार भगवान जी ऐसा क्यों, फिर मेरे को लगता है शायद मैंने कुछ गलत किया होगा, आई नीड टू एनालाइज, शायद मैंने अनइंटेंशनली किया हो। बट आप याद रखिएगा, समय को जवाब देने देना, तुम जवाब मत देना। जिस चीज का जवाब समय देता है उस चीज में बड़ा मजा आता है। ठीक है, चलो, तो दिल से तुम लोगों को प्यार है, सारे के सारे उड़ानियंस को मेरा दिल से प्यार, दिल से आप लोगों को नमस्कार। आपके माता पिता को सादर चरण स्पर्श। तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।